खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, कल की क्लास के अंदर हमने जो है सक्सेस और फेलियर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस पे बात की थी और एक हमारे पास छोटा सा पॉइंट जो है रिफॉर्म्स इन द यूएन के ऊपर वो रह गया था। उसको जल्दी जल्दी पहले शुरू के अंदर जो है उसको डिस्कस करके फिर इंशाल्लाह हम जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल रिव्यू वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर जो है वो चलेंगे, उसको जो है हम डिस्कस करेंगे। बट बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल ऑफ द रिफॉर्म्स इन द यूनाइटेड नेशंस, पहले कुछ क्वेश्चंस जो है वो उसको देख लेते हैं। अगर क्वेश्चंस आपके पास है, कायनात का एक क्वेश्चन है, जरा कायनात को अनम्यूट कीजिए। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा एक क्वेश्चन जनरल है आर्टिकल से रिलेटेड यूएन की 25 आर्टिकल जो थी कि अगर कोई यूएन के डिसीजन को कंप्लाई नहीं करेगा तो उस पर स्नैपबैक मतलब रिस्ट्रिक्शंस लग सकती हैं, यही था ना, इफ आई एम राइट? तो सर जैसे यूएस ने ड्रॉबैक कर लिया था जेसीपीओ से और अब वो उसके डिसीजन को कंप्लाई भी नहीं कर रहा, मतलब स्नैपबैक का थ्रेट कर रहा है, तो ये क्या वही बाइंडिंग होगी जो इस पे नहीं है? मतलब जो आर्टिकल अप्लाई होता है यूएस पे, क्योंकि वो कंप्लाई नहीं कर रहा यूएन की डिसीजन को। तो एक दो चीजें हैं बेसिकली। सबसे पहले आपको अंडरस्टैंड करना होगा कि ये बेसिकली रेजोल्यूशन थी क्या जो कि ईरान के ऊपर आई थी, और ये 2015 की रेजोल्यूशन थी सिक्योरिटी काउंसिल की 2231। जो 2231 रेजोल्यूशन थी सिक्योरिटी काउंसिल की, बेसिकली ये एक आर्गुमेंट को एंडोर्स किया था कि जो सिक्योरिटी काउंसिल है, जो सैंक्शंस लगे हैं ईरान के ऊपर, वहां से वो विड्रॉ कर जाएंगे और उसमें होगा ये कि जनाब इंस्पेक्शन जो है ऑफ दी एटॉमिक, आपके पास जो न्यूक्लियर जो है रिसोर्सेज, जो वहां पर आपके पास फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, उनकी इंस्पेक्शन जो है वो चलती रहेगी और सारी की सारी चीजें जो एग्जिस्ट करेंगी। 2015 का आपके पास, आपको पता है कि ये रेजोल्यूशन आई थी। 2019 के अंदर ईरान को उन्होंने एक्यूज किया कि जी ईरान ने मिसाइल टेस्ट किया, और मिसाइल टेस्ट के अंदर उन्होंने इवन के मिसाइल टेस्ट की बात नहीं की, उन्होंने ये कहा कि ईरान ने जो मिसाइल यूज किया है दैट इज केपेबल इनफ ऑफ यूटिलाइजिंग द न्यूक्लियर जो है वो आर्म्स। वो क्योंकि प्रॉब्लम ये थी कि 2231 के अंदर ये बात फाइनल हुई थी कि ईरान जो है वो कोई भी न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्टिंग नहीं करेगा, ना वो कोई ऐसी एक्टिविटी करेगा कि जिससे वो न्यूक्लियर वेपन्स को फैसिलिटेट कर सकता है या न्यूक्लियर वेपन्स को जो है वो इस्तेमाल कर सकता है या न्यूक्लियर वेपन्स बना सकता है। तो 2019 में जो प्रॉब्लम जो है वो राइज हुई, उसमें हुआ ये कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने एक्यूज किया ईरान को कि जो अभी न्यूक्लियर टेस्ट इन्होंने किया है मिसाइल का, वो न्यूक्लियर टेस्ट, वो जो मिसाइल टेस्ट किया है इन्होंने अभी, वो न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर जा सकता है, वो केपेबल है कि वो न्यूक्लियर वेपन्स को भी अपने साथ जो है जिस जगह तक उसने उसको हिट करना है उसके साथ वहां पर लेकर जा सकता है। तो उसने कहा कि जनाब हम इस पे सैंक्शंस लगाएंगे, सारे का सारा हम विड्रॉ करते हैं यहां से, सारे के सारे प्रोसेस से। और उन्होंने इसको सैंक्शंस की बात जो है वो अल्टीमेटली जो है वो स्टार्ट कर दी कि जी इस पे सैंक्शंस लगाए जाएं और ये सारी की सारी चीजें। खैर उसके बाद हुआ ये कि ये 14 अगस्त को जो है एक दोबारा मीटिंग जो है वो आई, स्टार्ट हुई 14 अगस्त को, जिसके अंदर उन्होंने सैंक्शंस जो थे ईरान के ऊपर उसको इंक्रीज करने की बात की, लेकिन चाइना और रशिया ने उस रेजोल्यूशन को वीटो कर दिया। अब आर्गुमेंट इसके ऊपर ये है कि अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ये जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो रेजोल्यूशन है इसको अगर वो फॉलो नहीं कर रहा या ईरान इसको फॉलो नहीं कर रहा, अब इसके ऊपर दो एम्बिग्विटीज क्रिएट होती हैं। वो एम्बिग्विटीज क्या हैं? जो यूनाइटेड नेशंस को फॉलो करते हैं, यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशंस को पढ़ते हैं, वो कहते वो ये बात बताते थे कि जो रेजोल्यूशन पास हुई थी वो चैप्टर 7 की रेजोल्यूशन नहीं थी, इसलिए वो बाइंडिंग नहीं थी, उसके जो वर्ड्स थे वो बाइंडिंग नहीं थे। अगर वो बाइंडिंग ना हो तो वो फिर आपको पता है वो रिकमेंडेटरी रेजोल्यूशन बन जाती है, और रिकमेंडेटरी रेजोल्यूशन को अगर कोई फॉलो नहीं करता, अगर वो रिकमेंडेटरी रेजोल्यूशन को फॉलो नहीं करता तो उस पर सैंक्शंस नहीं लग सकते। सैंक्शंस लगते हैं सिर्फ उस रेजोल्यूशन को ना फॉलो करने के ऊपर जिसके अंदर से, जो चैप्टर 7 के अंदर हो, और चैप्टर 7 की वजह से वो उसको फॉलो ना करने पर सैंक्शंस लग जाएंगे आपके ऊपर। लेकिन इफ द रेजोल्यूशंस आर पास्ड अंडर चैप्टर 6 ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस, वो नॉन बाइंडिंग रेजोल्यूशन होती है, रिकमेंडेटरी रेजोल्यूशन होती है, और रिकमेंडेटरी रेजोल्यूशंस के ऊपर सैंक्शंस नहीं लगते। तो जो भी बात, अगर फॉर एग्जांपल आर्टिकल 25 को यूटिलाइज करना है सिक्योरिटी काउंसिल के, क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल के आर्टिकल 22, 23 से शुरू हो जाते हैं,
अगर आपने 25 आर्टिकल को इंडोर्स करना है, 25 आर्टिकल तब इंडोर्स होगा उस केस में सैंक्शंस लगेंगे कि जिस केस के अंदर रिकमेंडेटरी रेजोल्यूशन की बजाय बाइंडिंग रेजोल्यूशन को फॉलो ना किया गया। ये प्रोसेस है जिसकी वजह से अभी तक सिक्योरिटी काउंसिल जो है या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ऊपर सैंक्शंस या वो सारे का सारा जो प्रॉब्लम आपको नजर आ रहा है वो इसलिए नहीं अभी तक इंप्लीमेंट हो रहा क्योंकि वो सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन चैप्टर 6 की थी, 7 की नहीं। क्लियर हो गया? सर एग्जैक्टली यही पॉइंट था, यही था चैप्टर 6 में और 7 में नहीं है। क्या क्लियर हो गया? थैंक यू सो मच। यस सर, बिल्कुल क्लियर हो गया। थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चंस? एनी अदर क्वेश्चंस? कोई और सवाल किसी के को हो? ठीक हो गया जी, चलिए। रिफॉर्म्स इन द यूनाइटेड नेशंस को जो है हम डिस्कस कर सकते नहीं, यूनिलैटरली इंपोज नहीं कर सकता। वो यूनिलैटरली इंपोज करेगा तो अपने डोमेस्टिक लॉ के अंडर करेगा, उसका इंटरनेशनल लॉ से कोई ताल्लुक नहीं है, ना ही यूनाइटेड नेशंस उसको इन्फोर्स कर सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूनिलैटरली सैंक्शंस इंपोज कर देता है ईरान के ऊपर, वो कहता है कि जी हम इसके साथ ट्रेड नहीं करेंगे, तो फिर से होगा ये कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जितने एलाइज हैं वो भी ईरान के साथ ट्रेड नहीं करेंगे, तो अल्टीमेटली नुकसान ईरान का ही होगा इसके अंदर। लेकिन ये यूएन के पर्सपेक्टिव के अंदर सैंक्शंस नहीं लगेंगे। स्टेट्स अपने पर्सपेक्टिव के अंदर यूनिलैटरली सैंक्शंस लगा सकती हैं, लेकिन वो फिर बायलैटरली होंगे, वो मल्टीलैटरल नहीं होंगे, वो बायलैटरल होते हैं। जिसके अंदर फॉर एग्जांपल अगर आप सैंक्शंस लगा दे, पाकिस्तान ईरान पे सैंक्शंस लगा दे फॉर एग्जांपल, तो कि जी हम आपकी फलां चीज की ट्रेड नहीं करेंगे, फलां चीज की ट्रेड हम आपके साथ नहीं करेंगे, तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि फॉर एग्जांपल जो पाकिस्तान और ईरान के जो रिलेशंस है वो तो खराब होंगे, और जो पाकिस्तान के एलाइज हैं जो पाकिस्तान की बात सुनते हैं वो भी अल्टीमेटली ईरान के साथ ट्रेड नहीं करेंगे, तो उनके रिलेशन भी ईरान के साथ खराब होंगे। तो जो यूनिलैटरल आपके पास, जो बायलैटरल और यूनिलैटरल आपके पास जो सैंक्शंस होते हैं वो सिर्फ स्टेट टू स्टेट होते हैं, उसका यूएन से कोई ताल्लुक नहीं होता। ये स्टेट्स आपस में एक दूसरे पर लगा सकती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप सैंक्शंस, डिप्लोमेटिक सैंक्शंस पाकिस्तान ने बड़ी दफा लगाए हैं इंडिया के ऊपर, कि पाकिस्तान ने इंडिया के जो लोग थे उनका वीजा जो था उसको काफी हद तक उन्होंने रोक दिया था, बड़ा कम कर दिया था वीजा जो पाकिस्तान इंडियंस को देता था। इनफैक्ट अगर आपको मैं बात बताऊं, क्योंकि फॉरेन ऑफिस के अंदर ये बात जो है वो पता चलती रहती है, डिस्कस होती रहती है, मैं आपको एक चीज बड़ी वसूख से कहता हूं कि पाकिस्तान का जो वीजा लेना है ना, वो दुनिया के मुश्किल तरीन वीजों में से एक वीजा है। ये बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तान का, कि हमारे मुल्क के अंदर टूरिज्म ना होने का एक बहुत बड़ा रीजन भी ये है कि पाकिस्तान का जो वीजा है वो लेना दुनिया के सबसे मुश्किल वीजों में से एक वीजा है। और इसकी जो आपके पास जो पूरा जो प्रोसेस होता है वो 1 से 1.5 माह का प्रोसेस होता है जी, 1 से 1.5 माह का। हाँ जी, आप तो यहाँ पे रहते हैं, आपको कौन सा वीजे की जरूरत है पाकिस्तान के अंदर? तो इसलिए सारे ऐसे परेशान हो रहे हैं कि जैसे पता नहीं वो ये क्या बात हुई पाकिस्तान का। आपको लगता है पाकिस्तान फ्री वीजे बांटता होगा? ऐसा नहीं। इवन के यूएस के जो सिटीजन हैं उनको 1 महीना पहले वीजा अप्लाई करना पड़ता है, 4 वीक्स का टाइम है उनके लिए भी, तो बड़ा मुश्किल टाइम है। और यूएस को अगर आप देखें तो पाकिस्तानी यूएस का जो वीजा है वो आपको 1 मिनट में मिल जाता है, राइट अवे आपको बता देते हैं कि आपका वीजा अप्रूव्ड हुआ है कि नहीं हुआ। लेकिन पाकिस्तानी जो वीजा है वो सबसे मुश्किल वीजा में से शामिल होता है। आप उन लोगों से पूछें जिन्होंने पाकिस्तान वीजे पे आना है, उनसे पूछें कि वो क्या जो है वो सारे का सारा प्रोसेस उनको वो डील करते हैं। ठीक है जी, अल्लाह खैर करे, हालात बेहतर हो जाएंगे। जो है वो ये सारे के सारा जो है वो पाकिस्तान के और ये वीजा के हालात थोड़े बहुत अल्लाह खैर करे बेहतर हो जाएंगे। अच्छा जी, नहीं बाय वन गेट वन फ्री नहीं है ये वीजा है, ये कौन सा को जनाब को KFC की डील है कि आप जनाब बाय वन गेट वन फ्री के अंदर वीजा ले रहे हैं। खैर हम बात कर रहे थे कि रिफॉर्म्स इन द यूनाइटेड नेशंस के ऊपर। रिफॉर्म्स इन द यूनाइटेड नेशंस को जो अगर हम डिस्कस करें तो रिफॉर्म्स इन द यूनाइटेड नेशंस हमारे पास हिस्सों में जो हम डिवाइड हो रहे हैं वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपके पास जनरल रिफॉर्म्स की हम बात करेंगे। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव। तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे फाइनेंशियल, और चौथे नंबर पे हम बात करेंगे स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स पे बात करेंगे, इनको डिवाइड कर लेंगे हम अल्टीमेटली। जनरल रिफॉर्म्स, एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल, स्ट्रक्चरल, इनको डिवाइड करके आप बात करेंगे। एग्जामिनर के लिए भी आसान होगा, आपके लिए भी जो है वो अंडरस्टैंडिंग जो है वो आसान जो है वो हो जाएगी। नंबर 1 जनरल रिफॉर्म्स। अब जनरल रिफॉर्म्स जो है ये बड़ी अजीब सी बात लगती है जनरल रिफॉर्म्स को देखना कि भाई जनरल रिफॉर्म्स क्या होते हैं या क्या हो सकते हैं जनरल रिफॉर्म्स। इसको जरा अंडरस्टैंड करते हैं कि व्हाट वी मीन अबाउट जनरल रिफॉर्म्स। अब जनरल रिफॉर्म्स को अंडरस्टैंड करते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो खास तौर पे जब रिफॉर्म्स इन द यूनाइटेड नेशंस की बात आती है
तो लोग ये अज्यूम कर लेते हैं कि यूनाइटेड नेशंस के रिफॉर्म्स का मतलब सिर्फ सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म्स है, कि आपने सिर्फ सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स करने। नहीं, यूनाइटेड नेशंस के रिफॉर्म्स का मतलब सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म्स नहीं है। यूनाइटेड नेशंस के रिफॉर्म्स का मतलब सारे के सारे यूनाइटेड नेशंस के अंदर जो आप रिफॉर्म्स कर सकते हैं, जनरल, एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल, जितने भी हैं, वो उनको आपने डिस्कस करना है इकट्ठा। पहला, आर्टिकल 23 ऑफ द यूएन चार्टर। आर्टिकल 23 ऑफ द यूएन चार्टर में लिखा हुआ है कि 5 परमानेंट मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशंस के, और उनका नाम उन्होंने लिखा हुआ है 5 परमानेंट मेंबर्स का, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, चाइना, यूके, फ्रांस, और जो 5वां नाम लिखा हुआ है वो रशिया नहीं है, वहां पर लिखा हुआ है यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, यूएसएसआर, इज द परमानेंट मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। भाई अगर आप अंडरस्टैंड करते हैं रिफॉर्म्स की बात करनी है तो शायद ये बड़ा छोटा रिफॉर्म लगेगा, लेकिन रशिया हैपेंस टू बी द परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, लेकिन द नेम रशिया कांट बी सीन एनीवेयर इन द सिक्योरिटी इन द यूनाइटेड नेशंस जो है वो चार्टर। आपने अगर रिफॉर्म से स्टार्ट करना है तो वैसे भी हमें पता है कि यूनाइटेड नेशंस के चार्टर में 5 रिफॉर्म्स हो चुके हैं। आर्टिकल 23 में हुआ था, आर्टिकल 27 में, आर्टिकल 109 में और आर्टिकल 61 में 2 दफा हमने ये पढ़ा था। तो आर्टिकल 23 जिसमें लिखा हुआ है कि 5 परमानेंट मेंबर है सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, उसके अंदर सोवियत यूनियन और यूएसएसआर जो है वो लिखा हुआ है। सोवियत यूनियन का वर्ड जो है इसके अंदर अब जो है इस्तेमाल किया गया है, ना कि उसके अंदर रशिया का वर्ड इस्तेमाल किया गया। तो सबसे पहला रिफॉर्म जो आपने इसके अंदर सजेस्ट करना है, वो सबसे पहले रिफॉर्म्स को जिसको हम सजेस्ट करेंगे वो हम ये करेंगे कि द वर्ड सोवियत यूनियन और यूएसएसआर हैज टू बी रिप्लेस्ड बाय रशिया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो डिस्कस होने वाला है। क्यों? क्योंकि अगर सोवियत यूनियन जो है परमानेंट मेंबर है सिक्योरिटी काउंसिल का, अगर यूएसएसआर परमानेंट मेंबर है सिक्योरिटी काउंसिल का, तो इसका मतलब है कि यूएसएसआर जब डिसइंटीग्रेट हुआ था और 17 स्टेट्स बनी थी, तो फिर हर स्टेट के पास ये राइट है कि वो परमानेंट मेंबर बने, राइट? कि हर स्टेट के पास ये राइट है कि वो परमानेंट मेंबर बन जाए। देखिए यूएसएसआर, सोवियत यूनियन जो है वो डिवाइड हो गया, यूएसएसआर डिवाइड हो गया 17 पार्ट्स में, 17 स्टेट्स में डिवाइड हो गया, लेकिन उसकी जगह पर सिर्फ रशिया जो है वो परमानेंट मेंबर है सिक्योरिटी काउंसिल का। तो व्हाई नॉट द अदर 16 मेंबर्स आल्सो बिकम द परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल? अगर रशिया परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल है तो वेयर इज रशिया रिटन इन द आर्टिकल 23 ऑफ द यूएन चार्टर? आर्टिकल 23 में लिखा हुआ है कि ये 5 स्टेट्स हैं जो परमानेंट मेंबर हैं सिक्योरिटी काउंसिल की, राइट? उन 5 स्टेट्स के अंदर से रशिया का नाम कहीं एग्जिस्ट नहीं करता, उसकी जगह पर बात लिखी गई है सोवियत यूनियन की। अब सोवियत यूनियन एग्जिस्ट ही नहीं करता, एग्जिस्ट नहीं करता तो सोवियत यूनियन जो पहले एग्जिस्ट करता था वो बाद में डिसइंटीग्रेट हो गया कितने कंट्रीज के अंदर? 17 कंट्रीज में। अब उन 17 कंट्रीज में आपके पास जो है वो सेंट्रल एशियन कंट्रीज भी हैं, उसमें रशिया भी है, उसमें आपके पास लिथुआनिया, लेटविया, इस्टोनिया, ये कंट्रीज भी आपके पास एग्जिस्ट करते हैं। तो व्हाई जस्ट रशिया गेट्स द परमानेंट मेंबरशिप ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल इन प्लेस ऑफ सोवियत यूनियन रादर देन अदर 16? तो अगर रशिया परमानेंट मेंबर है सिक्योरिटी काउंसिल का तो द वर्ड रशिया शुड बी written instead of the Soviet Union or the USSR. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपने अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है कि ये जनरल आपके पास रिफॉर्म है, एक रिकमेंडेशन है जो कि आपको सबसे पहले उसमें इंस्टॉल करनी पड़ेगी या फिर उसको हाईलाइट करना पड़ेगा यूनाइटेड नेशंस के चार्टर के अंदर। ये पॉइंट क्लियर हो गया जी? इज दिस पॉइंट क्लियर? पहला रिफॉर्म क्लियर हो गया, ठीक हो गया जी। दूसरे पॉइंट पर चलते हैं, हम आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के ऊपर। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स को अगर हम देखें जी, सीआर सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, जी बिल्कुल, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स आ गए, एस्टोनिया, लेटविया, लिथुआनिया, ये सारे के सारे कंट्रीज जो हैं पहले यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करते थे, इनको बल्कन स्टेट्स कहते हैं। ये सारे के सारे यूएसएसआर का इकट्ठे हिस्सा हुआ करते थे जो बाद में डिसइंटीग्रेट हो गए, 17 कंट्रीज में डिवाइड हो गए। अच्छा जी, अब हम बात कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की जी, बल्कन स्टेट्स। बात कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की। पाकिस्तान के जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं यूनाइटेड नेशंस में, मुनीर अकरम साहब ने एक और आर्टिकल लिखा था डॉन में जिसमें उन्होंने रिफॉर्म्स इन द यूनाइटेड नेशंस में बात की थी। और रिफॉर्म्स इन द यूनाइटेड नेशंस पे उन्होंने जो सबसे इंपॉर्टेंट बात की थी वो ये की थी, उन्होंने कहा था कि जी ये तो हमें सबको पता है कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर जो रिफॉर्म्स होने हैं, जो सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स होने हैं, जो परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल को आपने इंक्रीज करना है, वो बहुत मुश्किल है परमानेंट मेंबर्स को इंक्रीज करना, क्योंकि उसके लिए हमें पता है कि ऑलरेडी प्रेजेंट परमानेंट मेंबर्स का अप्रूवल चाहिए, जिसको हमने कल भी डिस्कस किया था। लेकिन उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा मसला
यूनाइटेड नेशंस के अंदर ये नहीं है कि यूनाइटेड नेशंस में सिक्योरिटी काउंसिल में सिर्फ 5 परमानेंट मेंबर्स क्यों हैं। सबसे बड़ा मसला यूनाइटेड नेशंस में ये है कि इसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, यानी जो सेक्रेटेरिएट में लोग बैठे हुए हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन में लोग बैठे हुए हैं, दे आर ऑल वाइट एंड दे आर पार्ट ऑफ द P5 नेशंस ओनली। यानी जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर लोग बैठे हुए हैं वो सारे वाइट हैं या फिर वो P5 से ताल्लुक रखते हैं। यानी जो परमानेंट 5 कंट्रीज हैं वो सिक्योरिटी काउंसिल में तो अपनी पावर को इस्तेमाल कर ही रही हैं, वो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी अपनी पावर को इस्तेमाल कर रही हैं। कि एक ऑर्गेनाइजेशन की एडमिनिस्ट्रेशन है कि जिसके अंदर अगर आप देखें तो आपके पास सेक्रेटरी जनरल हो गया, इसके बाद आपके पास बाकी जो है एडमिनिस्ट्रेशन का स्टाफ हो जाता है। वो एडमिनिस्ट्रेशन का जो स्टाफ है वो भी मुनीर अकरम कहते हैं कि मेजॉरिटी जो एडमिनिस्ट्रेशन का स्टाफ है वो भी सारे का सारा P5 से ताल्लुक रखता है या फिर वो वाइट है। ये एक किस्म का रेसिज्म भी शो करता है और दूसरा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सीट्स को भी शो करता है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को भी, एक तरफ ये रेसिज्म को शो करता है, दूसरी तरफ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स को भी शो करता है, और तीसरी तरफ जो सबसे ज्यादा ये चीज शो करता है वो शो करता है डिस्क्रिमिनेशन को। क्योंकि आपके पास सिक्योरिटी काउंसिल की जो 5 परमानेंट सीट्स हैं उसके ऊपर तो आपके पास 5 मेंबर्स आगे हुए हैं। किसी और मेंबर को इंक्रीज अगर आपने करना है, उसमें ऐड करना है अगर आपने किसी और मेंबर को, तो उसके लिए क्या चीज जरूरी है? उसके लिए ऑलरेडी P5 की जरूरत है। इसका मतलब चलो ये तो रूल हमें पता है कि आपने बनाया हुआ है, इसको तो हम चेंज कर नहीं सकते, क्योंकि कोई भी रूल चेंज होना है अगर सिक्योरिटी काउंसिल में, उसके लिए भी आपको सिक्योरिटी काउंसिल का अप्रूवल चाहिए, और सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो पावर भी होती है। तो अगर आप कोई भी रूल चेंज करोगे सिक्योरिटी काउंसिल में, तो सिक्योरिटी काउंसिल उसको वीटो कर देगी, या कोई भी परमानेंट मेंबर उसको वीटो कर देगा, तो वो तो चेंज ही नहीं हो सकता। तो अब उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा ये सजेशन ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो है ना, आप एक कोटा सिस्टम इंस्टॉल कर दो। एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कोटा सिस्टम इंस्टॉल कर दो, और कोटा सिस्टम का मतलब यह है कि आपके पास जो सीट्स हैं एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर वो इक्वली डिवाइड होनी चाहिए सारे के सारी कॉन्टिनेंट्स के अंदर, नॉट जस्ट द वाइट पीपल, नॉट जस्ट द यूरोपियंस एंड नॉट जस्ट द अमेरिकन्स। ये जो आपके पास सारे का सारा एरिया एग्जिस्ट करता है यूरोप का, यूरोप में देखिए आपके पास 3 परमानेंट मेंबर्स हैं यूरोप के अंदर से। कौन कौन से? आपके पास यूके है, आपके पास फ्रांस है, और आपके पास रशिया भी एग्जिस्ट करता है। एक मेंबर है आपके पास चाइना जो कि एशिया से एग्जिस्ट करता है, और एक आपके पास यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है जो कि नॉर्थ अमेरिका से जो है वो बिलोंग करता है। तो इसके ऊपर मुनीर अकरम ने आर्गुमेंट दिया कि एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर चेंज कर लिया जाए, एडमिनिस्ट्रेशन में कोटा सिस्टम लेकर आया जाए, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हायरार्की जो है उसको मेंटेन किया जाए, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो आपके पास जॉब क्रिएशन है, जॉब क्रिएशन के लिए आपने फिर डिवाइड करना है सारी जॉब्स को ऑल कॉन्टिनेंट्स के अंदर, कि रादर देन सिर्फ यूरोप या नॉर्थ अमेरिका के कॉन्टिनेंट से आप जो है वो जॉब्स क्रिएट करो। फॉर एग्जांपल आपके पास जितनी भी जॉब्स क्रिएट होती हैं मैं चले आपको उसकी एग्जांपल समझा देता हूं। जिस तरह पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी है, इसी तरह इंटरनेशनल ब्यूरोक्रेसी भी होती है। इंटरनेशनल ब्यूरोक्रेसी का मतलब क्या है कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर भी जॉब्स आती हैं, राइट? अब जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं अगर अपनी बात करूं तो आई स्टार्टेड एज अ वॉलंटियर से स्टार्ट करते हो और आप आगे से आगे चलना शुरू कर देते हो। पिछले 10 साल में यूनाइटेड नेशंस की जो जॉब्स आई हैं उसके अंदर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज लाइक पाकिस्तान सिर्फ एक दफा है। हर दफा होता यह है कि जब जॉब्स क्रिएट होती हैं तो जॉब्स के लिए आपने कंट्रीज को बताना होता है कि इस कंट्री से एप्लीकेशन हम इस दफा जो एक्सेप्ट कर रहे हैं, या इस कॉन्टिनेंट से एप्लीकेशन हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। हर दफा 10 से 20 कंट्रीज का नाम आ जाता है, 20-22 कंट्रीज का नाम आता है, और पिछले 10 साल के अंदर आप यकीन कीजिए पाकिस्तान का नाम सिर्फ एक दफा है, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का नाम पिछले 10 साल से हर साल आता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि पीछे नीचे P5 के अंदर भी हेजेमनी उनकी है, और जो जॉब्स है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर उसके अंदर भी हेजेमनी P5 की है, उसके अंदर भी जो आपके पास गोरा जो है वो पावर जो है लेकर बैठा हुआ है। तो इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो रिफॉर्म्स करने की जरूरत है कि जो जॉब क्रिएशन होनी चाहिए यूनाइटेड नेशंस के अंदर वो इक्वली डिवाइड होनी चाहिए सारी की सारी जो है इन ऑल जो है वो कॉन्टिनेंट्स, एंड देयर शुड बी गिवन मोर प्रेफरेंस टू द अंडर डेवलप्ड और दी जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज, ताकि वो इंपावर फील करें और उनके पास जो जॉब्स क्रिएट हो और वहां पर उनकी से जो है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर वो एग्जिस्ट करती रहे। तो ये एक जो है सजेशन जो है वो मुनीर अकरम साहब की तरफ से जो है आया था।
आर्टिकल का नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये मुनीर अकरम साहब का रिफॉर्म्स इन द यूनाइटेड नेशंस, आप लिखिएगा रिफॉर्म्स इन द यूनाइटेड नेशंस बाय मुनीर अकरम, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर जो है वो बात इसके ऊपर अल्टीमेटली जो है वो की थी। खैर ये आइडिया जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेटेड, उसके अंदर से जो है आप इसको जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। इसके अंदर मजीद भी आप पढ़िएगा एडमिनिस्ट्रेशन के रिफॉर्म्स के अलावा और भी कुछ रिफॉर्म्स जो है मुनीर अकरम साहब ने सजेस्ट किए हैं, द वेरी पॉजिटिव रिफॉर्म्स, उसको भी पढ़ लीजिएगा, उसके अंदर आप उसको ऐड भी कर सकते हैं। अगली बात पर चलते हैं, जो हमारे पास अगले इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स हैं जिनको डिस्कस करने की जरूरत है, वो फाइनेंशियल रिफॉर्म्स हैं। फाइनेंशियल रिफॉर्म्स हैं दो, आपके पास ऊपर तो एक एक रिफॉर्म आता है, फाइनेंशियल रिफॉर्म्स दो आ गए हैं कि फाइनेंशियल रिफॉर्म्स जो हैं वो किस तरह आपने जो है वो एग्जिस्ट करने आपने पढ़ने हैं, उसको अंडरस्टैंड करना है। लेट अस अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल रिफॉर्म्स। अब फाइनेंशियल रिफॉर्म्स हमारे पास क्या हैं, अंडरस्टैंड कीजिए इस चीज को, या अपनी बातें आप छोड़ दीजिए, अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट कि आप आपस में बाद में बात कर लीजिएगा। जब आप इस तरह की चैट में जाते हैं तो यू लूज कंसंट्रेशन, रादर देन के हम दीवारों से तो बात नहीं ना करनी, हमने एक दूसरे से कंसंट्रेट करना है। रादर देन क्वेश्चंस है तो आप इधर पूछ लीजिए, अगर आपने आपस में बात करनी है तो प्राइवेट चैट कीजिएगा, रादर देन कि आप एवरीवन के ऊपर करके आप एक दूसरे से बात किया करें। दिस इज वेरी जो है वो डिस्टर्बिंग, क्लास का जो मोमेंटम है वो खराब हो जाता है इस तरह से, क्योंकि आपका ध्यान पड़ता है कि शायद देयर इज समवन सम क्वेश्चन दैट इज पुट इन फ्रंट ऑफ यू एंड रादर देन समवन इज टॉकिंग टू ईच अदर, सो कंसंट्रेशन खराब हो जाती है। तो ट्राई नॉट टू डू दैट अगेन। थैंक यू वेरी मच। बात हम कर रहे थे कि फाइनेंशियल रिफॉर्म्स के ऊपर जो हमने डिस्कस करना है, फाइनेंशियल रिफॉर्म्स के ऊपर जो बात आएगी हमारे पास, वो दो चीजें फाइनेंशियल रिफॉर्म्स को हमने डिस्कस करना है, द वेरी इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स जो फाइनेंशियल रिफॉर्म्स के ऊपर आते हैं। अब लेट अस अंडरस्टैंड वो क्या रिफॉर्म्स है। आपको याद होगा कि हमने जब फाइनेंशियल जो बजट का प्रोसेस जो है पढ़ा था यूनाइटेड नेशंस का, वो बजट का प्रोसेस हमने कहा था कि जो आपके पास जीएनपी होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है, या आपके पास जो ओवरऑल इकोनॉमिक सिचुएशन होती है कंट्री की, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसने स्टेट ने कितने पैसे जो हैं वो देने हैं यूनाइटेड नेशंस के बजट के अंदर। और दूसरी तरफ हमने कहा कि दूसरा तरीका क्या होता है, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन का तरीका होता है यूनाइटेड नेशंस के अंदर, यानी कि दो तरीके एग्जिस्ट करते हैं। अब फाइनेंशियल रिफॉर्म्स के अंदर भी बड़ा मसला क्या आया, बड़ा मसला ये आया कि लोगों ने इतराज करना शुरू किया कि जो कंट्रीज फाइनेंशियली स्ट्रांग तो हैं, लेकिन वो जो कंट्रीज हैं वो पीस लविंग कंट्रीज हैं, या फिर वो वॉर्स के अंदर नहीं जाते। फॉर एग्जांपल स्विट्जरलैंड। अब एक स्विट्जरलैंड एक कंट्री है जो इकोनॉमिकली तो स्ट्रांग है, लेकिन हमें नजर आता है कि वो एक न्यूट्रल कंट्री रहा है हमेशा से, वो एक पीस लविंग कंट्री रहा है हमेशा से। तो उसके ऊपर किस किस्म का फाइनेंशियल बोझ हम क्यों डालें, जब एक कंट्री ऑलरेडी पीस लविंग है, जब एक कंट्री वॉर के अंदर नहीं जा रहा, जब एक कंट्री की वजह से दुनिया के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो रही, तो फिर उन कंट्रीज पर बोझ क्यों डाला जाए, फाइनेंशियल बोझ यूनाइटेड नेशंस का, जो कि यूनाइटेड नेशंस जिनकी वजह से खराब हो रहा है काम पूरी दुनिया के अंदर, जिनकी वजह से जंग हो रही है, जिनकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, क्यों ना हम उनके ऊपर जो है बजट लगाएं, रादर देन के बजट उन पे पुट किया जाए जो कि बेसिकली स्टेट्स जो हैं जो पीस लविंग हैं। तो ये एक पूरे का पूरा जो अंडरस्टैंडिंग थी, इसकी बेसिस के ऊपर सजेशंस आए दो फाइनेंशियल। पहला सजेशन क्या आया, पहला सजेशन ये आया कि जो बजट का सिस्टम है यूनाइटेड नेशंस का, उसको चेंज कर दिया जाए। वो कैसे चेंज होगा, उन्होंने कहा कि जी अब सोल्यूशन ये है कि यूनाइटेड नेशंस ऐसा करे, किसी स्टेट से कोई पैसे ना ले, यूनाइटेड नेशंस किसी स्टेट से कोई पैसे ना ले, यानी कोई स्टेट पैसे ना दे यूनाइटेड नेशंस को। अच्छा, तो फिर यूनाइटेड नेशंस का बजट कैसे पूरा होगा? यूनाइटेड नेशंस का बजट इस तरह पूरा होगा कि क्योंकि यूनाइटेड नेशंस का बजट जो है वो मेजॉरिटी बजट पीस प्रिवेल करने में लग जाता है जो है वो दुनिया के अंदर, तो उन कंट्रीज के ऊपर टैक्स लगा दिया जाए जिन कंट्रीज के अंदर ये वेपन्स मौजूद हैं, जिन कंट्रीज के अंदर ये जो वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन मौजूद हैं, इन कंट्रीज के ऊपर टैक्स लगा दिया जाए एट द एंड ऑफ द डे। यानी जितने वेपन्स जिस कंट्री के पास मौजूद होंगे वो उतना ही टैक्स पे करेगी, और अगर वो वेपन्स अपने इंक्रीज करेगी तो उस पर टैक्स भी इंक्रीज हो जाएगा। इससे उन कंट्रीज का फायदा हो जाएगा जो कि ऑलरेडी पीस लविंग है। फॉर एग्जाम्पल, दो शख्स आपके सामने खड़े हैं, एक शख्स के पास 5 गोलियां हैं और एक शख्स एक पीस लविंग है, पीस लविंग शख्स है, ₹5 बजट है, अकॉर्डिंग टू द रूल्स ₹2.5 दोनों पे डिवाइड हो जाएगा। तो फिर जो शख्स ऑलरेडी पीस लविंग है वो ₹2.5 किस चीज के पे करे, रादर देन के पैसे तो उसको पे होने करने चाहिए कि जो कि जिसकी वजह से दुनिया के अंदर जो है वो वॉर क्रिएट हो रही है, या जिसकी वजह से दुनिया के अंदर जो है अल्टीमेटली जो केओस क्रिएट हो रहा है। तो इसके लिए उन्होंने सजेशंस दी कि वेपन्स के ऊपर टैक्स लगा दिया जाए, वेपनरी पर टैक्स लगा दिया जाए। द स्टेट्स
which have the weapons, the total weapons of the states, उनकी बेसिस पर उन पे टैक्स लग जाए। और टैक्स की वजह से होगा क्या कि जो स्टेट्स पीस लविंग हैं उनके पैसे बचेंगे, और जो स्टेट्स जिनकी वजह से दुनिया के अंदर जो है वो पीस प्रिवेल नहीं कर रहा उनके ऊपर टैक्स लगेगा और वो पैसे पे करेंगे। इससे दूसरा फायदा क्या होगा? दूसरा फायदा ये होगा कि क्योंकि उनको पता है कि जैसे ही हम अपने वेपन्स इंक्रीज करेंगे हमारा टैक्स भी इंक्रीज हो जाएगा, तो वो उनकी जो वेपन सिस्टम को इंक्रीज करने का प्रोसेस है वो भी रुक जाएगा। दो फायदे कि एक तो वेपन्स इंक्रीज नहीं होंगे क्योंकि उनको पता है कि इंक्रीज होंगे तो हमें पैसे भी ज्यादा देने पड़ेंगे, और दूसरा उन कंट्रीज पर फाइनेंशियल बोझ नहीं पड़ेगा जिन कंट्रीज जो कंट्रीज ऑलरेडी पीस लविंग कंट्रीज हैं, जो कंट्रीज ऑलरेडी पीस को प्रिवेल करवाती हैं सिस्टम के अंदर। ये एक पूरे का पूरा सजेशन जो है बजट के रिलेटेड यूनाइटेड नेशंस के जो है प्रोसेस के अंदर जो है वो आया था। इज दैट क्लियर? कुछ सवाल कुछ समझ आई? ये जो फाइनेंशियल रिलेटेड जो बजट पे हमने बात की है कि इसके अंदर क्या सजेशन जो है, किस तरह जो है हमने इसको डिस्कस किया था और किस तरह उन्होंने इसके ऊपर इंप्लीमेंट करने की बात की। अच्छा, दूसरी तरफ चलते हैं। एक तो ये प्रोसेस हो गया। दूसरा, एक टैक्स सिस्टम जो है वो दुनिया के ऊपर एक्स्ट्रा भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, कोई किसी भी किस्म के वेपन्स, किसी भी किस्म के वेपन्स, जरूरी नहीं है कि वो आपके पास न्यूक्लियर वेपन्स हो, ऑल द वेपन्स दैट पोज अ थ्रेट टू दी आपके पास स्टेबिलिटी ऑफ अनदर कंट्री, किसी और कंट्री की स्टेबिलिटी या किसी और कंट्री के को नुकसान पहुंचा सकते हो, तो उन कंट्रीज का जो है वो फॉर एग्जांपल उन कंट्रीज के ऊपर जो है वो अपने टैक्स जो अल्टीमेटली लगा देना जिन कंट्रीज के पास वेपन्स ये मौजूद। क्लियर हो गया? मींस टैक्स ऑन द बेसिस नो नॉट जस्ट न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन। आई एम नॉट सेइंग कि न्यूक्लियर वेपन्स का मतलब सिर्फ 9 कंट्रीज पे टैक्स लगेगा, पाकिस्तान पे भी टैक्स लग जाएगा, इंडिया पे भी लगेगा, यूएस पे भी लगेगा, सब पे लगेगा। वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन का मतलब है कि वो वेपन्स जिसपे न्यूक्लियर वेपन्स बेशक ना शामिल हो लेकिन वो केपेबल इनफ हो कि वो दुनिया को नुकसान पहुंचा सकते हैं, राइट? तो वेपनरी सिस्टम के ऊपर जिस नाम अब जर्मनी है, जर्मनी दुनिया की वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री आपके पास एग्जिस्ट करती जर्मनी में, लेकिन उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है। तो वेपन्स के ऊपर आपने टैक्स लगाना है। जितने वेपन्स होंगे, जिस कदर आपके पास लीथल वेपन्स होंगे, उतना ज्यादा टैक्स आपके ऊपर लगेगा। ये एक सजेशन जो है एग्जिस्ट जो है करती थी सिस्टम के अंदर। दूसरा, फाइनेंशियल रिफॉर्म्स के रिलेटेड दूसरी चीज जो एग्जिस्ट करती है, अब आप गौर से सुनिए इस बात को। आप पाकिस्तान के सिटीजन हैं, आप कोई भी नेचुरल रिसोर्स जो पाकिस्तान का इस्तेमाल करते हैं, क्या आप उस पर टैक्स पे करते हैं? जी बिल्कुल पे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पानी का इस्तेमाल करते हैं तो क्या पानी के ऊपर टैक्स लगता है? जी बिल्कुल लगता है। क्या फॉर एग्जाम्पल जब आप कोई भी और नेचुरल रिसोर्स अपने कंट्री का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या आप उसका बिल पे करते हैं? क्या उसके आप पैसे पे करते हैं? जी बिल्कुल, जो है उसके आप उसके पैसे जो है वो पे किए जाते हैं। तो फिर पूरी दुनिया के जो कंट्रीज हैं, जो पूरी दुनिया के नेचुरल रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर रहे हैं, वो क्यों ना टैक्स पे करें उन नेचुरल रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने पे? फॉर एग्जाम्पल, यूनाइटेड अपना जो ईरान है या सऊदी अरेबिया है, जितने भी अरब कंट्रीज हैं, वो ऑयल और गैस एक्सट्रैक्ट करते हैं जमीन से। वो ऑयल और गैस जो है वो जो एक्सट्रैक्ट करते हैं जमीन से, वो नेचुरल रिसोर्स किसका है? पूरी दुनिया का। वो दुनिया का नेचुरल रिसोर्स है। तो क्या ईरान, सऊदी अरेबिया या बाकी अरब कंट्रीज जितने भी जो गैस को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं या ऑयल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या वो इसकी एक्सट्रैक्शन का टैक्स पे करते हैं? किसी को नहीं करते, लेकिन वो अपने लोगों से पैसे जरूर ले रहे हैं इस सारे के सारे प्रोसेस की जो है यूटिलाइजेशन पे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं पानी को एक्सट्रैक्ट कर रहा हूं जमीन से, या मेरी इलाके से एक ऑयल निकल आया है, मेरे इलाके से गैस निकल आई है, तो क्या इसका टैक्स मैं किसी को पे करता हूं? नहीं करता। लेकिन ये जो ऑयल और गैस जब मेरी कौम या मेरे लोग इस्तेमाल करते हैं तो उन पर टैक्स लगता है। तो यानी कि मैं दो फायदे ले रहा हूं, एक तो मैं ऑयल भी इस्तेमाल कर रहा हूं, एक तो मैं गैस भी इस्तेमाल कर रहा हूं, इससे मैं पैसे भी कमा रहा हूं और फिर अपने ही लोगों से इसका मैं टैक्स भी जो है वो वसूल कर रहा हूं। द टू बेनिफिट्स दैट द स्टेट्स आर गेटिंग फ्रॉम दीज नेचुरल रिसोर्सेज। इसकी बेसिस पर एक और फाइनेंशियल रिफॉर्म उन्होंने आया कि जिस तरह स्टेट्स अपने शहरियों पर, राइट, जिस तरह स्टेट्स अपने लोगों से टैक्स लेती हैं नेचुरल रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने का, इस तरह यूनाइटेड नेशंस भी स्टेट्स से टैक्स ले दुनिया के नेचुरल रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने का। कि जब पूरी दुनिया के नेचुरल रिसोर्सेज इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ऑयल और गैस इस्तेमाल हो रही है, वाटर इस्तेमाल हो रहा है, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं पूरी दुनिया के, वो इस्तेमाल कर रही हैं स्टेट्स। क्या स्टेट्स उसको इस्तेमाल करते हुए कोई टैक्स पे करती हैं? नहीं करती।
क्या स्टेट्स उन नेचुरल रिसोर्सेज को जाया करने के ऊपर कोई नुकसान उठाती हैं? नहीं उठाती। क्या स्टेट्स एनवायरनमेंट को खराब करने के ऊपर कोई टैक्स पे कर रही हैं? नहीं कर रही। जो आपका क्लाइमेट चेंज है, जो आपके पास पूरी दुनिया का क्लाइमेट खराब हुआ है, वो किसकी वजह से है? हमारी वजह से, क्योंकि हमने अल्टीमेटली जो है वो सस्टेनेबल रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने की बजाय ओवरऑल रिसोर्सेज को हमने इस्तेमाल करना जो है वो अल्टीमेटली जो है वो शुरू कर दिया। तो जो स्टेट्स हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज को इस्तेमाल करती हैं, वो टैक्स लेती हैं अपने इंडिविजुअल से, अपने शहरियों से, अपने फॉर एग्जांपल जो उनके जो पॉपुलेशन है। इसी तरह जो यूनाइटेड नेशंस है वो टैक्स लेगी किससे? वो टैक्स लेगी कंट्री से कि जो वो के आपके पास जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज पूरी दुनिया के जो यूटिलाइज कर रहे हैं। क्लियर? इस बेसिस के ऊपर कोई जो है वो उन्होंने सजेशन जो है वो प्रोवाइड की थी। मैं क्वेश्चन ले लूं पहले जी, नोबेल का क्वेश्चन लीजिएगा सर। जी तो मुझे क्वेश्चन कैसे समझ आएगा कि क्वेश्चन आपका क्या है? आप क्वेश्चन को लिख के जरा मुझे बता दीजिए, आप क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या है आपका? क्वेश्चन दूसरे पे ले लेता हूं उतनी देर के अंदर। जी जुथीरा, ये रिफॉर्म्स तो सिर्फ आपके पास सजेस्टेड रिफॉर्म्स है, एक्सेप्टेड रिफॉर्म्स नहीं है। अगर ये एक्सेप्टेड हो जाते हैं तो रिफॉर्म्स तो हो गए हुए हैं इसके अंदर, तो हम किस चीज को डिस्कस कर रहे हैं? हम तो सजेस्ट कर रहे हैं बेसिकली कि ये रिफॉर्म्स होने चाहिए। बेसिकली ये आपके पास रिफॉर्म्स होने चाहिए, हम उनको सजेस्ट कर रहे हैं। ये तो वो रिफॉर्म्स हैं जो कि इंप्लीमेंट नहीं हुए हुए। अगर इंप्लीमेंट हो गए होते तो ये तो सिस्टम का हिस्सा होते, तो हम रिफॉर्म्स तो ना रहते ये। ठीक है जी। Who would propose these suggestions or reforms? Everyone. It depends on the states. For example, कभी कभार आपकी मीटिंग्स के अंदर जो यूनाइटेड नेशंस की मीटिंग्स होती हैं उसके अंदर से रिफॉर्म्स जो है वो निकल आते हैं। मीटिंग्स के अंदर से फाइनल हो गया कि ये रिफॉर्म्स फाइनल हो गए। उन रिफॉर्म्स के अंदर से सारी कंट्रीज ने डिबेट की होती है, कोई एक शख्स जो है उसने रिफॉर्म ये नहीं दिया होता। क्लियर? इसी तरह जो आपके पास पॉइंट ऑफ व्यू था ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स का, इसमें मैंने आपको बताया कि ये तो मुनीर अकरम साहब का रिफॉर्म है, लेकिन जो फाइनेंशियल रिफॉर्म्स आएंगे और ये जो जनरल रिफॉर्म्स हैं ये तो हम अपनी तरफ से लिख रहे हैं। ये तो किसी ने नहीं बताया, तो मैंने खुद बताया कि ये जनरल रिफॉर्म होना चाहिए आर्टिकल 23 के अंदर कि द वर्ल्ड शुड बी रिप्लेस्ड, सोवियत यूनियन शुड बी रिप्लेस्ड बाय रशिया। दूसरी तरफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स जो हैं ये हमारे पास मुनीर अकरम साहब का हमने रेफरेंसेस के अंदर दे देना है। फाइनेंशियल रिफॉर्म्स के अंदर हमारे पास डिग्निटरीज यूनाइटेड नेशंस के बैठ के डिस्कस करते हैं और उन डिस्कशंस के अंदर से ये चीजें एक्सट्रैक्ट होती हैं। किसी एक शख्स की तरफ से नहीं आया, बल्कि इनफैक्ट ये जो है वो आपके पास इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ जो है वो आपके पास जो रिफॉर्म्स थे उसके अंदर से चीजें एक्सट्रैक्ट की गई थी जो यूनाइटेड नेशंस की मीटिंग्स के अंदर से फाइनल हुआ। क्लियर है जी? जी यूएसएसआर को रशिया से नहीं, आई एम नॉट सेइंग दैट यूएसएसआर को रशिया से रिप्लेस कर दे, मैं इसकी बात नहीं कर रहा। मैं आर्गुमेंट ये देना चाह रहा हूं कि अल्टीमेटली जब रशिया इज द परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, देन द वर्ड रशिया शुड बी रिटन इंस्टेड ऑफ सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन परमानेंट मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल का नहीं है। अगर परमानेंट मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल का सोवियत यूनियन हो तो फिर बाकी स्टेट्स को परमानेंट मेंबरशिप क्यों नहीं मिल रही जो बाकी 16 के 16 स्टेट्स हैं? हमें पता है जब एग्रीमेंट हुआ था, ये सोवियत यूनियन जब डिवाइड हुई थी, डिसइंटीग्रेट हुई थी, इसको अंडरस्टैंड कर लीजिए। ये इट्स नॉट इवन पार्ट ऑफ द सिलेबस या हमारा टॉपिक का हिस्सा नहीं है, लेकिन मैं आपको ये चीज बता देता हूं कि जब सोवियत यूनियन या यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ था तो जो यूएसएसआर की पावर्स थी एज अ स्टेट, उसको टेक ओवर कर लिया था रशिया ने। यानी रशिया ने वो सारी पावर्स को टेक अप कर लिया था कि जो पावर्स यूएसएसआर की थी, जो सोवियत यूनियन की थी, उनको टेक अप कर लिया था रशिया ने। तो रशिया इज नाउ द मेन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूएसएसआर। बाकी स्टेट सेपरेटली निकल गई थी, उसके अंदर से डिवाइड हो गई थी, निकल गई थी सेपरेटली, लेकिन जो बाकी आपके पास चीजें थी वो रशिया ने टेकअप कर ली। और उनका एग्रीमेंट हुआ था, ये सोवियत यूनियन का एग्रीमेंट हुआ था जब सोवियत यूनियन डिवाइड हुआ था 17 स्टेट्स में। तो उन 17 स्टेट्स की जब डिवीजन हुई थी तो उस डिवीजन के अंदर ये बात फाइनल हुई थी कि आपके पास जो यूएसएसआर की जो आपके पास सारी की सारी पावर है वो रशिया टेकअप कर लेगा। और रशिया टेकअप करने के बाद, इसीलिए तो पूरी दुनिया के अंदर जो है अब जहां भी सोवियत यूनियन की बात आती है, रशिया उसको टेकअप करता है सारे के सारे पावर्स को, जिस तरह परमानेंट मेंबरशिप ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल की बात भी हुई। ठीक है जी?
ये बात रशिया के 17 स्टेट्स को पता है क्या कि वो भी बेनिफिट उठा सकते? नहीं, ऐसा नहीं, वो नहीं उठा सकते बेनिफिट। उसकी बेनिफिट इसलिए नहीं उठा सकते बेसिकली क्योंकि ये फाइनल अप्रूवल हो गया था कि जो सोवियत यूनियन की जो पावर्स हैं, सोवियत यूनियन की जो आपके पास एक्सरसाइज ऑफ द सॉवरेनिटी है, वो रशिया उसको टेकअप करेगा। ये फाइनल हो गई थी जब डिवीजन हुई थी आपके पास सोवियत यूनियन की और बिटवीन ऑफ द सोवियत यूनियन इन 17 स्टेट्स। तो ये उसका प्रोसेस जो है उसके अंदर एग्जिस्ट करता था। ये बाकी स्टेट्स इसकी पावर नहीं उठा सकती क्योंकि ये डिवीजन हुई थी। तो जब डिवीजन हो गई है और ये फाइनल हो गया है कि यूएसएसआर और सोवियत यूनियन की पावर्स को टेकअप कर लेगा रशिया, तो फिर यूएसएसआर की जगह रशिया का वर्ड आ जाना चाहिए ताकि वो एम्बिग्विटी खत्म हो जाए। सिर्फ ये लॉजिक हम जो है वो क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं सिस्टम में। फाइनेंशियल रिफॉर्म्स, टैक्सेशन ऑन नेशनल, यस, टैक्सेशन नेशनल रिसोर्सेज, टैक्सेशन ऑन नेचुरल रिसोर्सेज, और वो टैक्सेशन किस पे लगेगा? इंडिविजुअल्स पर नहीं, स्टेट्स पर। तो इफ व्हेन द स्टेट्स आर यूटिलाइजिंग द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द वर्ल्ड, तो फिर स्टेट्स उसको जो है उस पर टैक्स भी पे करेंगे। जिस तरह हम कोई नेचुरल रिसोर्स इस्तेमाल करते हैं पाकिस्तान के अंदर, क्या हम जो पानी इस्तेमाल करते हैं क्या पानी का बिल नहीं देते? हाँ जी, पानी का बिल देते हैं। जो बिजली का बिल है वो सेपरेट है, जो पानी का बिल है वो सेपरेट है। जो पानी का बिल देते हैं इसका मतलब है जो नेचुरल रिसोर्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें हम टैक्स देते हैं। तो जब फिर स्टेट नेचुरल रिसोर्स इस्तेमाल कर रही है तो स्टेट क्यों नहीं टैक्स पे करती? स्टेट को भी टैक्स पे करना चाहिए किसी ना किसी को कि भाई मैं नेचुरल रिसोर्स इस्तेमाल कर रही हूं, राइट? भाई मैं एक जगह से, आप अंदाजा लगा लें, व्हाट, उमर को जरा अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ऑडिबल? हाँ जी सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि टैक्स क्यों लगाना है सर, रीज़न क्या है, किस चीज़ को प्रमोट करना है? उमर, you utilize the natural resources of your country, you pay tax? Yes sir, of course. Yes. So the states are utilizing the natural resources of the world. Why don't the states should pay tax? Okay sir, got it. शिजाती, यही तो बात कर रहा हूँ। सर मैं एक्चुअली रीजन पूछ रहा था। स्टेट्स को छोड़ दो, इंडिविजुअल्स जब नेचुरल रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हैं तो टैक्स पे करते हैं, हमें समझ लग गई। लेकिन जब स्टेट्स नेचुरल रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रही हैं तो स्टेट्स पर टैक्स क्यों नहीं लगना चाहिए? स्टेट्स पर भी टैक्स लगना चाहिए, स्टेट्स को भी पैसे पे करने चाहिए। जिस तरह फॉर एग्जांपल आपके मुल्क के अंदर जो नेस्ले है, नेस्ले या बाकी जो वाटर कंपनीज हैं, जो वाटर कंपनीज आपके मुल्क से जो वाटर को एक्सट्रैक्ट करती हैं, जब वो एक्सट्रैक्शन करती हैं वाटर का, उस पर वो टैक्स पे करती हैं। ठीक हो गया? किसको करती हैं टैक्स पे? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को टैक्स पे करती हैं क्योंकि हम पाकिस्तान के नेचुरल रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जब पाकिस्तान दुनिया के नेचुरल रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर रहा है तो पाकिस्तान क्यों ना टैक्स पे करे दुनिया को? यस सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि इसका लिंक कोई ग्लोबल वार्मिंग या पोल्यूशन वगैरह से तो नहीं है, उनको स्टॉप करना या कम नहीं है। लेकिन जो टैक्स आप इस्तेमाल निकालोगे, इससे जो टैक्स मिलेगा यूनाइटेड नेशंस को, वो नेचुरल रिसोर्सेज की बेटरमेंट में इस्तेमाल हो सकता है, वो सस्टेनेबिलिटी में इस्तेमाल हो सकता है, वो क्लाइमेट चेंज को बेहतर करने में इस्तेमाल हो सकता है। गेटिंग द आइडिया? तो जितना आप नेचुरल रिसोर्स इस्तेमाल करोगे उस पर आपको टैक्स पड़ेगा। थैंक यू सो मच। ठीक है जी जी बिल्कुल। ऑल्टरनेटिव टू द बजट यूएन ही तो बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल रिफॉर्म्स की तो बात कर रहे हैं ना, कि स्टेट्स के ऊपर जो हमने फॉर एग्जांपल जो स्टेट से पैसे ले रहे हैं, स्टेट से हम पैसे लेते हैं किस चीज के? जी हमें बजट दिया जाए यूनाइटेड नेशंस का, तो फिर कोई लॉजिक भी तो होनी चाहिए ना स्टेट से पैसे लेने की। हम स्टेट से पैसे लेंगे जी आप नेचुरल रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते टैक्स पे करें, स्टेट्स ये नहीं कह सकती कि जनाब हम क्यों दें टैक्स, राइट? वो उनको पे करना पड़ेगा। हम स्टेट से पैसे लेके जनाब आपकी वजह से दुनिया के अंदर पीस प्रिवेल नहीं हो रहा, ये वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन की वजह से दुनिया के अंदर ये सारी चीजें प्रिवेल कर रही हैं, पीस प्रिवेल नहीं हो रहा, तो अल्टीमेटली उसकी वजह से टैक्स लग रहा है आपके ऊपर। तो टैक्स का सिस्टम जो है वो इंस्टॉल करने की जो है जरूरत है इसके अंदर। आप कहते जज कि कौन कितना नेचुरल रिसोर्स यूज करेगा। प्रॉब्लम ये है कि इसको इंप्लीमेंट करने के लिए जो मैकेनिज्म आएगा वो मैकेनिज्म तो यूटिलाइज होगा, कोई ना कोई मैकेनिज्म तो बनाएंगे ना, कोई ना कोई मैकेनिज्म तो अल्टीमेटली एग्जिस्ट करेगा सिस्टम के अंदर कि जिसके जरिए वो उसको चेक एंड बैलेंस करेंगे कि हाउ मेनी व्हिच स्टेट इज यूटिलाइजिंग हाउ मेनी रिसोर्सेज ऑफ द वर्ल्ड। एक मैकेनिज्म प्रिवेल करेगा, अल्टीमेटली तो फिर ही सिस्टम आएगा। अब देखिए जी फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर बायोमेट्रिक सिस्टम जो है उसके जरिए इलेक्शंस करवाए जाएं। भाई कैसे होगा बायोमेट्रिक?
कैसे पता चलेगा? क्या हम सारे लोगों के बायोमेट्रिक करवाएंगे? जी करवाने पड़ेंगे आपको। एक दफा प्रॉब्लम जब आपने उसका हल निकालना होता है तो एक दफा प्रॉब्लम आती है, उसके बाद सॉल्यूशंस उसके बाद इंप्लीमेंट होते हैं सही तरह। शुरू ये ऐसा नहीं होता कि आप चुटकी बजाएंगे सारा कुछ ठीक हो जाएगा। ये दुनिया के मामला को ठीक करना है आपने, ये आपने एक महल्ले के मामला को ठीक नहीं करना। तो इस पे ऑब्वियसली इसके ऊपर एक मैकेनिज्म तैयार होगा, मैकेनिज्म के बाद ये सारी की सारी चीजें आएंगी, इस पे डिबेट होगी। These are the reforms that are just been suggested, that are not been implemented. अगर ये इंप्लीमेंट हो जाएंगे तो रिफॉर्म्स तो है ही नहीं, ये तो सिस्टम का हिस्सा हो गए हैं ना। ये तो हम रिफॉर्म्स हैं जो सजेस्ट कर रहे हैं, राइट? सजेस्ट कर रहे हैं कि ये रिफॉर्म्स होने चाहिए सिस्टम के अंदर, कि रादर देन कि जनाब आप जो है वो इसको चेंज कर दें चीजों को। अब प्रॉब्लम ये है, अल्टीमेटली अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि आपके पास अंडरस्टैंड, एक मैं आप सिचुएशन के साथ आपको कर देता हूं, लेट अस अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, कि पाकिस्तान ने अगर रिफॉर्म्स अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करने हैं, अपने सिस्टम में इंस्टॉल करने पाकिस्तान ने रिफॉर्म्स, तो वो रिफॉर्म्स सजेस्ट होंगे, सजेस्ट होने के बाद वो सिस्टम के अंदर आएंगे, सिस्टम के बाद उनका अप्रूवल होगा या कुछ रिफॉर्म्स निकल जाएंगे, राइट? जो अप्रूवल हो जाएंगे रिफॉर्म्स, वो सिस्टम का हिस्सा बन जाएंगे। फिर सिस्टम के अंदर कोई मजीद प्रॉब्लम नजर आएगी, उसके को मजीद रिफॉर्म्स नजर आएंगे। ठीक हो गया? तो अगर आप अपने यूनाइटेड नेशंस के रिफॉर्म्स में सिर्फ ये लिखोगे कि जी वीटो पावर को खत्म कर दिया जाए, तो वीटो पावर को खत्म आप कर नहीं सकते। वीटो पावर को खत्म, उसकी रीजन ये है वीटो पावर की कि भाई वीटो पावर को खत्म करने के लिए आपको ऑलरेडी प्रेजेंट 5 परमानेंट मेंबर्स का अप्रूवल चाहिए, वो नहीं हो सकता। भाई अगर आपने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की वीटो पावर को खत्म करना है, उसके लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का अप्रूवल चाहिए कि मेरी वीटो पावर खत्म हो गई। तो यूनाइटेड नेशंस के जो रिफॉर्म्स हैं वो सिर्फ सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म्स नहीं है, इसके अंदर आपको बात करनी पड़ेगी फाइनेंस के ऊपर, इस पे एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, इन सब चीजों के ऊपर बात करनी पड़ेगी इकट्ठी। इसीलिए हम अभी तक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स पे नहीं आए, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स तो एंड पे आएंगे, जिसपे हम वीटो भी बात करेंगे और बाकी सारी की सारी चीजों पे बात करेंगे। तो आपने अभी अंडरस्टैंड करना है कि ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो अभी इंप्लीमेंटेशन के फेज में नहीं आई, क्योंकि ये सिर्फ सजेस्टेड रिफॉर्म्स हैं। अगर ये इंप्लीमेंट हो जाएंगे, अप्रूव हो जाएंगे, तो फिर तो सिस्टम का हिस्सा बन जाएंगे ना। हम तो अभी सिर्फ सजेस्ट कर रहे हैं कि ये रिफॉर्म्स होने चाहिए, इनको इंप्लीमेंट करना सिक्योरिटी काउंसिल का या जनरल असेंबली का काम है, ये उन्होंने इसको इंप्लीमेंट करना है। जरूरी नहीं कि सारे रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट हो जाएंगे, हो सकता है इसमें से 2-3 इंप्लीमेंट हो, बाकी इंप्लीमेंट ना हो, राइट? तो ये चीजें हमारे पास एग्जिस्ट करती हैं। अब ये आइडिया क्लियर हो गया आप लोगों को? ये अंडरस्टैंड हो गया आइडिया पॉइंट ऑफ व्यू का, कि हमारे पास कि हमने किस तरह बजट के सिस्टम को जो है चेंज करने की बात हम कर रहे हैं, कि बजट का सिस्टम किस तरह हमने चेंज करना है, उसको हमने किस तरह यूटिलाइज करना है सारी की सारी चीजों में। ठीक है जी। अब हमारे पास चलते हैं अगले पॉइंट के ऊपर, जो हमारे पास स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का पॉइंट है। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के पॉइंट के ऊपर अंडरस्टैंड कर लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट अंडरस्टैंड करने वाला है कि हमने ये पढ़ा कि यूनाइटेड नेशंस के का जो एक ऑर्गन है सिक्योरिटी काउंसिल, सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो रिफॉर्म्स हैं, सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म्स विदाउट द अप्रूवल ऑफ द परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल नहीं हो सकते। ठीक हो गया जी? कि यानी कि अगर फॉर एग्जांपल आपने वीटो पावर को चेंज करना है तो विदाउट द अप्रूवल ऑफ द परमानेंट मेंबर्स में वीटो पावर चेंज नहीं हो सकती। यहां तक क्लियर हो गया? लेकिन इसके अलावा हम सिक्योरिटी काउंसिल में और भी तो रिफॉर्म्स कर सकते हैं ना विदाउट द वीटो। हाँ, वो कर सकते हैं। वो क्या करेंगे? लेट अस अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स में सिक्योरिटी काउंसिल के जो पहला रिफॉर्म सजेस्ट हुआ वो ये हुआ, अब लॉजिक जरा चेक कीजिए, क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल में हमें रिफॉर्म्स करने की जरूरत है। क्यों जरूरत है इसका लॉजिक समझ लीजिए। शुरू में जब 1945 में यूनाइटेड नेशंस बना था तब सिक्योरिटी काउंसिल के टोटल 11 मेंबर हुआ करते थे। मेंबर्स की तादाद को बढ़ाकर कर दिया गया 15। ये जो 11 से 15 किया, ये इसलिए किया गया क्योंकि ओवरऑल यूनाइटेड नेशंस की मेंबर्स इंक्रीज हो गए थे। ये जो 11 थे टिल 1963 सिक्योरिटी काउंसिल के 11 मेंबर ही रहे हैं। 11 को इंक्रीज कर दिया गया इन 1963 15। क्यों 15 कर दिया गया? इसलिए 15 कर दिया गया क्योंकि जब 1945 में यूनाइटेड नेशंस बना था तब उसके 51 मेंबर थे और 1963 तक पहुंचते पहुंचते ये मेंबर 100 हो गए थे। यानी जब 51 मेंबर थे तब सिक्योरिटी काउंसिल के लिए 11 मेंबर्स रखे हुए थे उन्होंने। लेकिन जब फिर 100 मेंबर हुए तो उनको रियलाइज किया उन्होंने कि अब सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स को भी इंक्रीज करने की जरूरत है।
तो उन्होंने फिर 11 से 15 कर दिया सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स को अमेंडमेंट करके, ठीक हो गया। अब यूनाइटेड नेशंस कितने मेंबर हैं? 193। तो इसका मतलब यह है कि अब भी रिफॉर्म्स की जरूरत है यूनाइटेड नेशंस में, मेंबर्स को इंक्रीज करने की जरूरत है। लेकिन हमने ये पढ़ा कि परमानेंट मेंबर्स तो इंक्रीज होंगे, ओवरऑल जो भी आपके पास यूनाइटेड नेशंस में चेंजिंग आएगी सिक्योरिटी काउंसिल में, वो सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स के अप्रूवल के बगैर नहीं आ सकती। लेकिन इस चीज को गौर से सुनिए कि परमानेंट मेंबर्स अपनी पावर को कम या ज्यादा करने पे एग्री तो नहीं होंगे, लेकिन परमानेंट मेंबर्स नॉन परमानेंट मेंबर्स की तादाद को बढ़ाने पर प्रॉब्लम नहीं करेंगे। यानी इस वक्त आपके पास जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, अगर उनकी तादाद को बढ़ाकर 20 कर दिया जाए नॉन परमानेंट मेंबर्स, तो इसके ऊपर P5 का अप्रूवल आ सकता है, क्योंकि P5 की पावर तो कम नहीं हो रही। P5 की पावर को तो हम कम नहीं कर रहे, हम सिर्फ नॉन परमानेंट मेंबर्स को इंक्रीज कर रहे हैं ताकि स्टेट पूरी दुनिया के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर आए, ताकि सिक्योरिटी काउंसिल की जो पावर है वो पूरी दुनिया के ऊपर डिवाइड हो, रादर देन कि सिर्फ 15 मेंबर्स के अंदर डिवाइड हो। तो पहला सजेशन जो सिक्योरिटी काउंसिल में है वो ये है कि रादर देन इंक्रीजिंग द परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, इट इज इंपॉर्टेंट टू इंक्रीज द नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। और वो नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल कितने इंक्रीज होंगे? वो इंक्रीज होंगे 10 से 20 हो जाएंगे, यानी 20 नॉन परमानेंट मेंबर्स जो है इंक्रीज हो जाएंगे। टोटल मेंबर्स कितने हो गए? 25, 5 परमानेंट, 20 नॉन परमानेंट। अब ये सजेस्ट किसने किया था ये रिफॉर्म, उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ये सजेशन आई थी, एक क्लब बना था, उसका नाम था कॉफी क्लब। कॉफी क्लब, ये बात है तकरीबन 1998 के करीब की बात है। कॉफी क्लब, ठीक है जी। पाकिस्तान इस कॉफी क्लब का फाउंडिंग मेंबर था। पाकिस्तान वाज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ द कॉफी क्लब। इसके अंदर अर्जेंटीना, पाकिस्तान, ये कंट्रीज मौजूद थे जो फाउंडिंग मेंबर्स थे कॉफी क्लब के, जिन्होंने कहा था कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में नॉन परमानेंट मेंबर्स को इंक्रीज कर दिया जाए, परमानेंट मेंबर्स को इंक्रीज बेशक ना किया जाए। क्योंकि परमानेंट मेंबर्स को जब आपने इंक्रीज करना है तो फिर परमानेंट मेंबर्स की जो आपके पास ऑलरेडी पावर्स हैं वो एग्जिस्ट करेंगी, डिवाइड हो जाएंगी, और वो कभी भी अप्रूव नहीं करेंगे कि जी हमारी अपनी पावर्स कम ज्यादा हो परमानेंट मेंबर्स। लेकिन नॉन परमानेंट मेंबर्स अगर इंक्रीज हो जाएंगे तो परमानेंट मेंबर्स की पावर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये कॉफी क्लब एक बना, उन्होंने इसको सजेशन दिया। सजेशन में क्या था कि जी नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल को इंक्रीज करके 10 से 20 कर दिया जाए। अच्छा, सवाल ये है कि ये जो सजेशन है ये क्यों आई? सजेशन इसलिए आई, अब इसको गौर से सुनिएगा। यूनाइटेड नेशंस में इस वक्त एक ग्रुप एग्जिस्ट करता है, उसका नाम है G4। इस वक्त एक ग्रुप एग्जिस्ट करता है, उस ग्रुप का नाम है G4 या ग्रेट 4। इस G4 के अंदर जो 4 कंट्रीज हैं उनका नाम है जर्मनी, जापान, ब्राजील, इंडिया। ये 4 कंट्रीज हैं, ब्राजील, जर्मनी, जापान, ब्राजील, इंडिया। ये G4 कंट्रीज जो है वो बनती हैं। ये वो G4 कंट्रीज हैं जिन्होंने परमानेंट मेंबरशिप ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल के लिए इन्होंने अपनी जो है ना वो बिड दी हुई है। परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल के लिए इन्होंने अपनी एप्लीकेशन दी हुई है। जर्मनी, जापान, ब्राजील, इंडिया, 4 कंट्रीज ने परमानेंट मेंबरशिप के लिए अपना जो एप्लीकेशन दी हुई है कि मुझे परमानेंट मेंबर बनाया जाए। हर स्टेट की अपनी अपनी रीजन है कि जी मुझे परमानेंट मेंबर क्यों बनाया जाए। जर्मनी कहता है वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड, और हमारे से छोटी इकोनॉमीज जो दुनिया में हैं, जिनके अंदर आपके पास रशिया एग्जिस्ट करता है, जिनमें यूके एग्जिस्ट करता है, और जिनके अंदर फ्रांस एग्जिस्ट करता है, ये तीनों मेरे से छोटी इकोनॉमीज है और वो परमानेंट मेंबर हैं और मैं परमानेंट मेंबर नहीं हूं, मुझे परमानेंट मेंबर बनाया जाए। ठीक हो गया। जापान भी यही कहता है कि जनाब मेरी भी इकोनॉमी बहुत बड़ी है, ठीक है जी, मेरी इकोनॉमी से छोटी इकोनॉमीज परमानेंट मेंबर बनी हुई हैं तो मुझे परमानेंट मेंबर बनाया जाए। और फिर वो ये भी कहते हैं कि जनाब एशिया इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है, उसमें से जनाब सिर्फ चाइना को आपने परमानेंट मेंबरशिप दी हुई है, हमें भी दीजिए। ब्राजील भी यही कहता है कि जनाब लैटिन अमेरिका का कॉन्टिनेंट जो है, साउथ अमेरिका का, वो इतना जो है वो बड़ा कॉन्टिनेंट है कि हम, यानी ब्राजील 6th लार्जेस्ट पॉपुलेशन है दुनिया की, और साउथ अमेरिका के अंदर से एक भी परमानेंट मेंबर नहीं है सिक्योरिटी काउंसिल का, हमें परमानेंट मेंबर दीजिए। ठीक है जी। इंडिया कहता है वी आर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, हम दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हैं, दुनिया की 2nd लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, हमारे पास भी परमानेंट मेंबरशिप होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि एक तो ये 2 रीजंस हैं, वी आर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, वी आर द 2nd लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, एंड 3
एशिया के अंदर से सिर्फ चाइना के पास परमानेंट मेंबरशिप। अब ये चारों कंट्रीज ने अपने अपना जो बिड है, अपनी अपनी एप्लीकेशन है, वो सबमिट करवाई हुई है। अब सबमिट तो हो गई है ये एप्लीकेशन, लेकिन मसला क्या है कि ये अप्रूव इसलिए नहीं हो रही क्योंकि हर एक कंट्री का, इन चार का, किसी ना किसी परमानेंट मेंबर कंट्री के साथ कोई ना कोई झगड़ा है, जिसकी वजह से वो इनकी मेंबरशिप को अप्रूव नहीं करते, राइट? इनकी मेंबर्स को अप्रूव नहीं करते। फॉर एग्जांपल, अब जर्मनी जो है, इवन दो हमें लगता तो है कि वो जनाब उसके साथ रशिया के साथ और यूके के साथ और फ्रांस के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं उनके, लेकिन जब से यूके जो है वो निकला है आपके पास ब्रेक्जिट से निकला है, तो ओवरऑल जो टेम्परेचर है ना जर्मनी और यूके की जो पॉलिटिक्स का, उनकी आपस के रिलेशंस का, वो बड़ा टफ हुआ हुआ, जिसकी वजह से यूके शायद अप्रूवल ना दे जर्मनी के परमानेंट मेंबरशिप होने का के लिए। जापान की बात करें, हमें पता है कि चाइना कभी भी नहीं मानेगा जापान की परमानेंट मेंबरशिप को अप्रूवल के लिए, क्योंकि चाइना और जापान के बहुत मसले हैं, इनकी लड़ाइयां, आप अगर आप इनकी हिस्ट्री पढ़ें तो इनके दरमियान वॉर्स बहुत हो चुकी हैं आपस में। ब्राजील की बात करें, ब्राजील का झगड़ा यूएसए के साथ है, ये यूएसए के साथ लड़ते फिर रहे हैं। और आपको पता भी है कि पिछले दिनों ये जो ब्राजील के जो प्रेसिडेंट थे, ओपनली इन्होंने यूएस को लान तान भी की थी और यूएस के साथ इनका झगड़ा भी हुआ था। तो ब्राजील की जो आपके पास जो एप्लीकेशन है, उसके पीछे जो प्रॉब्लम है वो यूएस है। इंडिया की एप्लीकेशन के पीछे जो प्रॉब्लम है वो भी चाइना है। अब वो चाइना उसको अप्रूवल नहीं देगा इंडिया की एप्लीकेशन का कि जनाब इसको परमानेंट मेंबर बना दिया जाए। अब आर्गुमेंट ये है कि क्योंकि हर एक कंट्री का किसी ना किसी के साथ झगड़ा है, तो फिर ये परमानेंट मेंबर्स इंक्रीज हो नहीं सकते। तो इसके अंदर अब सजेशन क्या आई कि नॉन परमानेंट मेंबर्स को इंक्रीज कर दिया जाए। और वो किस क्लब ने दी, किस फोरम ने दी? कॉफी क्लब ने दी। कॉफी क्लब के अंदर वो कंट्रीज थे जिन कंट्रीज का इन कंट्रीज में से किसी ना किसी के साथ झगड़ा था, इनके साथ। अब फॉर एग्जांपल, मैंने आपको बताया पाकिस्तान एंड अर्जेंटीना वर द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ द कॉफी क्लब। अर्जेंटीना का मसला किसके साथ है? ब्राजील के साथ। पाकिस्तान का मसला किसके साथ है? इंडिया के साथ। तो कॉफी क्लब के अंदर वो कंट्रीज मौजूद हैं जिनका इनके साथ प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है, और उन्होंने फिर सजेशन दी कि परमानेंट मेंबरशिप्स की जगह नॉन परमानेंट मेंबर इंक्रीज कर। जाहिर बात है, पाकिस्तान ने तो कहना ही है कि परमानेंट मेंबर की जरूरत नहीं है, नॉन परमानेंट मेंबर्स को इंक्रीज किया जाए, क्योंकि उनको पता है कि परमानेंट मेंबर इंक्रीज हुए तो इंडिया आ जाएगा उसके अंदर। तो दिस इज द सजेशन दैट इज प्रेजेंटेड बाय द कॉफी क्लब। अब इसका लिंक आपने बनाना बड़ा जरूरी है कि एक तो आप लिंक ये बनाएंगे क्योंकि 11 से 15 आप ऑलरेडी कर चुके हैं मेंबर्स, उसका मतलब आपके पास एक एग्जांपल सेट है मेंबर्स को इंक्रीज करने की। दूसरा, आपने वो तब इंक्रीज किए थे जब आपके मेंबर 100 हो गए थे, अब आपके मेंबर भी 193 हो गए, इसका मतलब अब और ज्यादा जरूरत है मेंबर्स को इंक्रीज करने की। परमानेंट मेंबर्स को इंक्रीज करना है तो हमने पढ़ा है इसके अंदर आपके पास कि P5 जो है ना रौला डालेगा परमानेंट मेंबर्स को इंक्रीज करने के अंदर, क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल में कोई भी चीज चेंज होनी है तो P5 का अप्रूवल चाहिए उसके लिए, और P5 अप्रूवल नहीं देगा परमानेंट मेंबर्स को इंक्रीज करने का। हाँ, नॉन परमानेंट मेंबर्स को इंक्रीज करवाया जा सकता है, और उसके लिए सजेशन किसने दी है? कॉफी क्लब ने, कि 20 परमानेंट मेंबर्स नॉन परमानेंट मेंबर्स कर दिए जाएं, यानी 10 ऑलरेडी हैं, 10 और कर दिए जाएं, टोटल मिलाकर 20 कर दिए जाएं, और 5 परमानेंट हो जाएंगे टोटल, यानी कि सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो 25 मेंबर्स की हो जाएगी, इस वक्त जो 15 मेंबर्स है। ये सजेशन जो है एग्जिस्ट करती है, जो कि लाइकेबल टू बी इंप्लीमेंटेड है। रादर देन ये इंप्लीमेंट हो सकती है कि परमानेंट मेंबर्स की जगह नॉन परमानेंट मेंबर्स को इंक्रीज कर दिया जाए, क्योंकि परमानेंट मेंबर्स के ऊपर ऑलरेडी प्रेजेंट परमानेंट मेंबर्स कभी भी अप्रूवल नहीं देंगे। ये पॉइंट क्लियर हो गया? ठीक है जी। जिसकी वजह, ये आपने लिंक थोड़ा सा बनाना है इसका, आपको समझाना पड़ेगा पेपर के अंदर एग्जामिनर को कि किस तरह आपने सिर्फ बात करनी है और किस तरह नॉन परमानेंट मेंबर्स और परमानेंट मेंबर्स को इंक्रीज करने का, ये सारी की सारी बात जी। ब्राजील 6th लार्जेस्ट पॉपुलेशन है अल्हम्दुलिल्लाह, पहले ये 5th थी, हम अब 5th पे आ गए हैं, ब्राजील अब 6 पे चला गया। ठीक है जी। Brazil is now the 5th largest, 6th largest population. Pakistan has become the 5th largest population in the world. हम अंदाजा लगा लें, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है, 5वीं बड़ी कौम बन गए हम दुनिया में। ठीक है जी। अप्रूवल तो चाहिए, P5 का अप्रूवल तो चाहिए नॉन परमानेंट मेंबर्स को भी इंक्रीज करने का, लेकिन मसला ये है कि P5 को नॉन परमानेंट मेंबर्स को इंक्रीज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि उनकी पावर तो खत्म नहीं हो रही ना। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक कमरा है मेरे घर के अंदर, फॉर एग्जाम्पल जो है आप कहो कि जनाब आपके घर के अंदर जनाब हमने 5 बंदे और ऐड करने, भाई क्यों ऐड करने? मेरे घर के अंदर 5 बंदे, अच्छा सर वो आपके घर के साथ वाले घर के अंदर 5 बंदे और आ रहे हैं, भाई मेरे साथ वाले घर में 10 बंदे और ले आओ, मुझे क्या मसला है? मेरी पावर तो नहीं ना खत्म हो रही उससे, तो मेरी अपनी पावर क्योंकि एट स्टेक नहीं है, तो इसलिए P5 को नॉन परमानेंट मेंबर्स को इंक्रीज करने में प्रॉब्लम नहीं, राइट? तो ये प्रॉब्लम आपको एग्जिस्ट करता है।
तो ये हमारे पास थी सजेशंस जो हमने अंडरटेक करने थे सारे के सारे यूएस के साथ। ये हमारे पास जो पॉइंट था जिसको हमने अंडरस्टैंड करना था, रिफॉर्म्स इन द यूनाइटेड नेशंस को, यूएस के साथ है, ब्राजील का। अब हमारे पास जो टॉपिक है जिसको हमने पढ़ना है वो है जुडिशियल एक्टिविज्म का। जिन स्टूडेंट्स ने पॉलिटिकल साइंस पढ़ी हुई है या पढ़ रहे हैं उन्होंने तो टॉपिक ये पढ़ लिया होगा। आप लोगों ने पढ़ लिया ये टॉपिक जुडिशियल एक्टिविज्म वाला? जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस जो है वो ऑप्ट की हुई है, नहीं पढ़ा? अच्छा, अभी नहीं पढ़ा। चलें, पढ़ना तो है आपने, अच्छी बात है। आपके पढ़ने से पहले आप जो इसको पढ़ लेंगे ऑलरेडी, आपका रिवाइज भी हो जाएगा, तब आप अंडरस्टैंड करेंगे। दो टॉपिक्स हैं आपके पास जो अंडरस्टैंड करने वाले हैं। जुडिशियल एक्टिविज्म का टॉपिक जो है अंडरस्टैंड करने वाला जी, जुडिशियल रिव्यू का हिस्ट्री में उसी पे आ रहा हूं। एक आपके पास कॉन्सेप्ट है उसको कहते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म, और दूसरा कॉन्सेप्ट जो आपके पास एग्जिस्ट करता है वो है जुडिशियल रिव्यू का। एंड जुडिशियल रिव्यू, जो यूएस हिस्ट्री पढ़ेंगे वो ये कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे, जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे, राइट? तो ये भी आप ऑलरेडी पहले पढ़ लेंगे तो इंशाल्लाह उसको भी अंडरस्टैंड कर लेंगे, ठीक है जी। लेट अस अंडरस्टैंड दीस पॉइंट्स। अच्छा, बिफोर इन द डिटेल, आप लोगों को नोट्स मिल गए मैं ना ऑलरेडी, कश्मीर के भी, यूनाइटेड नेशंस के भी, सारों के नोट्स आपके पास ऑलरेडी आ गए हुए जी, ठीक है। इनको पढ़ लीजिएगा और इसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझसे पूछ भी लीजिएगा, मैं आपको वो भी बता दूंगा। इसके अलावा जो फर्दर रीडिंग्स इसके अलावा पढ़ने वाली हैं वो भी सजेस्ट कर दूंगा, आप उनको भी पढ़ सकते हैं, ठीक है जी। आईसीजे पे हैं, उसी के अंदर जो है वो यूनाइटेड नेशंस के जो नोट्स आए हैं आपके पास, उसमें भी आईसीजे के ऊपर, ठीक है, उसके अंदर ही आपको मिल जाएंगे आईसीजे के नोट्स, उसके अंदर ही पढ़ेंगे। अब बात कर रहे हैं, लेट अस अंडरस्टैंड दीस पॉइंट्स। अब हम जो डिस्कस करने लगे हैं वो हमारे पास है जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल रिव्यू कॉन्सेप्ट। अब जरा यूनाइटेड नेशन से निकलिए बाहर और कॉन्सेंट्रेट कीजिए सारे के सारे पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर। जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल रिव्यू, ये दो कॉन्सेप्ट्स एग्जिस्ट करते हैं। आप में से कोई बंदा मुझे ये बता दे कि जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल रिव्यू कॉन्सेप्ट होता क्या? आप लोगों को अगर कहीं पढ़ा हुआ है, आप लोगों को पहले पता है तो आप लोग बता दीजिए, नहीं पता तो मैं उस पर डिस्कस कर लूंगा। एनीवन जिसको पता है कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू या जुडिशियल एक्टिविज्म, दोनों के कॉन्सेप्ट्स किसी को आते हैं तो मुझे बता दीजिए जरा, को अनम्यूट होना चाहिए तो। एनीवन जी, मैं कुलभूषण पे भी भिजवा दूंगा। एनीवन, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म एंड जुडिशियल रिव्यू? कॉन्सेप्ट किसी को पता हो? एनीवन हु वांट्स टू टॉक? किसी को नहीं पता जुडिशियल एक्टिविज्म रिव्यू का आर्गुमेंट क्या है? नहीं पता? अच्छा, हैरानी है। खैर, लेट अस अंडरस्टैंड दीस पॉइंट्स। सबसे पहले जो पढ़ने की जरूरत है, हमारे पास जुडिशियल एक्टिविज्म से पहले जुडिशियल रिव्यू को पढ़ेंगे और फिर हम आगे चलेंगे। जुडिशियल रिव्यू को पहले पढ़ेंगे, फिर हम जुडिशियल एक्टिविज्म को पढ़ेंगे। हमारे पास सवाल कैसे पूछ सकता है एग्जामिनर, अंडरस्टैंड करते हैं। नंबर 1, एग्जामिनर हमसे क्वेश्चन कर सकता है, व्हाट इज द आइडिया ऑफ जुडिशियल रिव्यू? राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन द history development of judicial review in the world and Pakistan, right? What is the concept of judicial review? Write a note on the development and history of judicial review in the world and in Pakistan. दोनों को पढ़ेंगे हम, दुनिया में और पाकिस्तान में। दूसरी तरफ एग्जामिनर हमसे पूछ सकता है, what is the difference between the judicial review and judicial activism? Write a note on the judicial review and activism history of Pakistan. Difference पूछ सकता है दोनों का, और उसके बाद हिस्ट्री और डेवलपमेंट पूछ सकता है। Judicial review and activism. 3, वो कह सकता है कि unnecessary utilization of judicial activism in Pakistan
has been जो है वो detrimental to the development of judiciary in Pakistan. Write a note on the judicial activism history of Pakistan. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म की जो जुडिशियल एक्टिविज्म हुई है पाकिस्तान के अंदर, उससे हुआ ये है कि पाकिस्तान में जुडिशरी जो है वो बेहतर नहीं हो सकी, वो प्रोग्रेस नहीं कर सकी। तो वो प्रोग्रेस क्यों नहीं कर सकी? पाकिस्तान की हिस्ट्री पर, जो जुडिशियल एक्टिविज्म की हिस्ट्री है, उसके ऊपर नोट लिख दें, हिस्ट्री ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म, हाउ इट प्रूव्ड टू बी डेट्रीमेंटल। ठीक है जी। इसके अलावा वो ये पूछ सकता है करंट यूटिलाइजेशन ऑफ जुडिशियल रिव्यू एंड इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। जो करंट यूटिलाइजेशन हो रही जुडिशियल एक्टिविज्म और रिव्यू की, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पे बात की जा सकती है। इस तरह का क्वेश्चन जो है एग्जामिनर हमसे पूछ सकता है, तो इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है, ये किस तरह इंप्लीमेंट होता है और क्या चीजें इसके पास जो है वो इसके अंदर जो चीजें हम समझने वाली हैं वो कौन कौन सी। ये हमारे पास 4 किस्म का सवाल एग्जामिनर पूछ सकता है इस टॉपिक के ऊपर। लेट अस अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ जुडिशियल रिव्यू, कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू, उसके बाद डेवलपमेंट हिस्ट्री पर लेकर जाऊंगा। ठीक है जी। मौलवी तमीजुद्दीन खान केस और ये सारे के सारे केसेस में आते हैं। यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट। लेट अस अंडरस्टैंड दीस पॉइंट्स। ये तरह कॉपी पेंसिल छोड़ दीजिए और थोड़ा 5 मिनट कंसंट्रेट कीजिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझना बड़ा जरूरी है। आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा, आप लिख लेंगे बड़े आराम से। मैं जो डेफिनेशंस होगी लिखवा दूंगा, लेकिन पहले कंसंट्रेट कीजिए कॉन्सेप्ट को समझने में। जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट क्या है? जो भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज होती है ना दुनिया की, जिसमें पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्रीज के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ना स्टेट के लिए, वो उस स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन होता है। स्टेट का क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन होता है। अगर स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन एब्रोगेट हो रहा है, स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट सही तरीके से नहीं हो रहा, तो फिर स्टेट क्या करती है? स्टेट ये करती है उसके अंदर कि स्टेट जो एब्रोगेट कर रहा होता है कॉन्स्टिट्यूशन, उसको सजा देती है, या जो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं कर रहा होता उसको भी पनिश करती है, उसको भी सजा देती है। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, जिस तरह जनरल मुशर्रफ की एग्जांपल ले लेते हैं कि जनरल मुशर्रफ ने पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट किया, उनको फांसी की सजा दे दी गई। वो एक बात का डिस्प्यूट है कि वो फांसी की सजा बाद में खत्म कर दी गई, वो क्यों खत्म हुई, एक डिफरेंट सिनेरियोस पे बाद में कभी बात करेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज समझने की क्या है कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कोई चीज नहीं होती। कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होता है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज लिख दी जाती है उससे ऊपर कोई लॉ एग्जिस्ट नहीं करता एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए, जैसे कि पाकिस्तान है। यहां तक समझने के बाद अब कॉन्सेप्ट को जरा समझिए जुडिशियल रिव्यू के। अगर आपके मुल्क की पार्लियामेंट या आपके मुल्क का कोई एग्जेक्टिव यानी प्रेसिडेंट आपके मुल्क की पार्लियामेंट या आपके मुल्क का एग्जेक्टिव कोई लॉ पास करे या कोई ऑर्डर पास करे, एग्जेक्टिव ऑर्डर पास करे या पार्लियामेंट कोई लॉ बनाए, ये लॉ या ऑर्डर अगर आपके कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल के कॉन्ट्राडिक्टरी हुआ, गौर से सुनिए, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, अगर आपकी पार्लियामेंट कोई ऐसा लॉ पास करे जो लॉ आपके कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल के खिलाफ हुआ, के कॉन्ट्राडिक्टरी हुआ, या आपके मुल्क का एग्जेक्टिव यानी आपके मुल्क का प्रेसिडेंट कोई ऑर्डर पास करे जो आपके मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल के कॉन्ट्राडिक्टरी हो, तो फिर आपकी जुडिशरी के पास यह पावर होती है कि वो इस नए पास होने वाले लॉ या नए पास होने वाले ऑर्डर को डिसमिस कर सकता है, और जो डिसमिसल की पावर है उसको जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। यानी अगर आपकी अदालत किसी ऐसे लॉ को डिसमिस कर दे, किसी ऐसे ऑर्डर को डिसमिस कर दे जो लॉ या ऑर्डर आपके कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी आर्टिकल के कॉन्ट्राडिक्टरी हो, तो ये जो उन्होंने पावर इस्तेमाल करके उस लॉ को खत्म किया है, इस पावर को कहते हैं जुडिशियल रिव्यू की पावर।
इसे कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। यानी आपके किसी लॉ में, नए पास होने वाले लॉ, न्यू लॉ जो कि पार्लियामेंट ने पास किया है, और आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्लैश आ जाए, कॉन्ट्राडिक्शन आ जाए, जो तो नया पास होने वाला लॉ है ये खत्म हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन उधर ही का उधर ही रहेगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होता है। कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्ट्राडिक्टरी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है जी, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। आपके मुल्क का एग्जीक्यूटिव यानी जो प्रेसिडेंट है उसने कोई ऑर्डर पास किया, वो ऑर्डर कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया, तो ऑर्डर खत्म हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन उधर ही रहेगा। तो ये जो पावर होती है आपकी अदालत के पास, आपकी अदालत के पास, इस पावर को जुडिशियल रिव्यू की पावर कहते हैं, कि जुडिशियल रिव्यू ले लिया इन्होंने इस कॉन्सेप्ट में। ठीक है जी, अब इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए, आपको फिर चीज क्लियर होती है। लिखें जरा डेफिनेशन, डेफिनेशन लिखिए। इफ द पार्लियामेंट ऑफ अ स्टेट, जुडिशियल रिव्यू की डेफिनेशन बता रहा हूं ना यार। इफ द पार्लियामेंट ऑफ अ स्टेट passes an act, parliament of a state passes an act, or the executive passes an order, which is contradictory, or in clash with, which is contradictory or in clash with the constitution of a state, the constitution of a state, then the judiciary has the power, to dismiss this act or an order, This power of judiciary is called judicial review power. This power of the judiciary is called judicial review power. Clear हो गया? If the parliament of a state or the executive of an order passes, executive of a state, if the parliament of a state passes an act or the executive passes an order which is contradictory or in clash with, the fundamental law of the state, fundamental law भी कहते हैं, constitution भी कहते हैं, एक ही बात है, which is in clash with the constitution or the fundamental law of the state, then the judiciary can strike down such law since it has the judicial review power. Clear हो गया जी? ये आपके पास पावर जो एग्जिस्ट है, इसको जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। क्वेश्चन डजंट इंक्लूड अमेंडमेंट्स। नो, अमेंडमेंट्स तो नहीं है ना। अमेंडमेंट्स तो, अगर अमेंडमेंट्स हो गई तो क्लैश तो रहा ही नहीं। आर्टिकल 6 है, आर्टिकल 6 में मैंने अमेंडमेंट कर दी, तो आर्टिकल 6 में अमेंडमेंट हो गई है ना, तो ये तो क्लैश तो कहीं नहीं आया। क्लैश तब आएगा जब आर्टिकल 6 के कॉन्ट्राडिक्टरी को नया लॉ आ जाएगा। अमेंडमेंट्स का ताल्लुक नहीं है उसके साथ, क्योंकि अमेंडमेंट से क्लैश नहीं आता। अमेंडमेंट से तो आर्टिकल ही अमेंड हो गया, क्लैश किस चीज पे आएगा? फॉर एग्जांपल, ये एक लॉ है, मैं इसे कॉन्ट्राडिक्टरी ये लॉ ले आऊं, ये क्लैश है। मैं इस लॉ के अंदर कोई चीज चेंज कर दूं, अमेंडमेंट कर दूं, तो क्लैश किसका है? क्लैश किसके साथ है? किसी के साथ नहीं। तो इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं जुडिशियल रिव्यू पावर। आर्टिकल 184(3) एंड 182 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, ये हमारे पास जो 184(3) है, ये बेसिकली जुडिशियल एक्टिविज्म की पावर है। ये मैं जुडिशियल रिव्यू की पावर नहीं, जुडिशियल एक्टिविज्म की पावर है। मैं उस पर आऊंगा अभी थोड़ी देर के अंदर। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आप लोगों को? जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट, अभी सिर्फ इसमें बात करें। जुडिशियल रिव्यू कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? क्लियर है जी? अब चलते हैं, मैं आपको थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री और डेवलपमेंट समझा देता हूं जुडिशियल रिव्यू की, उसके बाद हम जुडिशियल एक्टिविज्म पर चलते हैं और फिर उसको मैं लेकर आऊंगा पाकिस्तान पे। अब आते हैं हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ जुडिशियल रिव्यू। पहला केस जो आपके सामने, मैं आपके सामने दो केस रखूंगा।
राइट। मैं एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल तो देने लगा हूं आपके सामने केस लॉ से, अंडरस्टैंड कीजिए। केस पहली एग्जांपल है आपके पास, उसका नाम है डॉक्टर बोनम केस। ये इंटरनेशनल एग्जांपल्स आपके पास आपको देने लगा हूं मैं, फिर आपको मैं लोकल एग्जांपल्स भी दूंगा, यानी पाकिस्तान के लॉज की। हिस्ट्री और डेवलपमेंट ऑफ जुडिशियल रिव्यू को देख रहे हैं। पहला केस है जिसका नाम है डॉक्टर बोनम केस। अब ये केस है कहां का? यूके का केस है, 1610 ईयर है इसका। कॉमन कोर्ट ऑफ अपील्स का केस है, कॉमन कोर्ट ऑफ अपील्स। और नीचे आपके पास जिस जज ने इसका फैसला दिया है उसका नाम है जस्टिस कोक। ठीक हो गया जी? केस को समझिए, हिस्ट्री और डेवलपमेंट ऑफ जुडिशियल रिव्यू कॉन्सेप्ट को समझिए। इस केस को समझेंगे तो आपको एक कॉन्सेप्ट समझ आएगा। अब लेट अस अंडरस्टैंड हिस्ट्री और डेवलपमेंट। डॉक्टर बोनम केस, यूके 1610, कॉमन कोर्ट ऑफ अपील्स, जस्टिस कोक। 4 पॉइंट्स है हमारे पास, अब अंडरस्टैंड करते हैं। लंदन में एक इंस्टीट्यूट है, उसका नाम है रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस। रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस ने एक लॉ बना लिया, एक असूल बना लिया कि जनाब आइंदा के बाद जिस भी शख्स ने प्रैक्टिस करनी है मेडिसिन इंग्लैंड में, उसको पहले रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन से प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी। यानी अगर रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस प्रायर परमिशन देगा किसी को मेडिसिन प्रैक्टिस करने के लिए, तो ही वो मेडिसिन प्रैक्टिस कर सकता है, वरना वो नहीं कर सकता। ये लॉ उन्होंने बना लिया रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस। ठीक है जी। उन्होंने यूके की पार्लियामेंट से इसको अप्रूव भी करवा लिया। यूके के पार्लियामेंट ने इजाजत दे दी रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस को कि जनाब आप हर बंदे को अप्रूवल देंगे अगर उसने मेडिसिन प्रैक्टिस करनी है, और अगर कोई शख्स आपसे अप्रूवल नहीं लेता मेडिसिन प्रैक्टिस करने से पहले, तो आप उस शख्स को फाइन भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आप उस शख्स को फाइन भी कर सकते हैं। बाकी एक असूल ये उन्होंने कहा था, फैसला किया था कि जनाब हम आधा फाइन जो है वो गवर्नमेंट ट्रेजरी में ऐड कर देंगे और आधा फाइन जो है वो हम दे देंगे, रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन अपने पास रखेगा। ठीक हो? एक डॉक्टर था, उसका नाम था डॉक्टर बोनम। डॉक्टर बोनम ने रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन से प्रायर परमिशन लिए बगैर मेडिसिन प्रैक्टिस करना शुरू कर दी लंदन में। रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस ने डॉक्टर बोनम को कॉल किया और कहा कि जनाब आपने हमारे से परमिशन लिए बगैर ये मेडिसिन प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी, आपको उन्होंने फाइन कर दिया उसको। रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस ने फाइन किया डॉक्टर बोनम को। डॉक्टर बोनम ने वो फाइन पे करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी मैंने नहीं फाइन पे करना। और डॉक्टर बोनम ने जब फाइन पे करने से इनकार किया तो फिर रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस ने डॉक्टर बोनम को पकड़ के जेल में डलवा दिया। ठीक हो गया? जब वो जेल में चले गए तो डॉक्टर बोनम ने जेल से कॉमन कोर्ट ऑफ अपील्स में एक केस फाइल किया जिसके जज थे जस्टिस कोक। जस्टिस कोक की अदालत में जो केस फाइल हुआ, जो रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस के खिलाफ जो है केस फाइल किया गया बाय जो है वो डॉक्टर बोनम ने उसमें एक असूल क्या बनाया, जरा गौर से सुनिए। डॉक्टर बोनम ने कहा कि ये एक फंडामेंटल ह्यूमन राइट है और दूसरा ये एक फंडामेंटल प्रिंसिपल भी है दैट समवन कैन नॉट बी अ जज और एन आर्बिट्रेटर इन हिज और हर और इट्स ओन केस। कोई भी शख्स, कोई भी इदारा अपने ही जाती केस में जज नहीं हो सकता। यानी अगर फॉर एग्जाम्पल मेरा कोई केस है, मेरे खिलाफ कोई केस है, तो मैं अपने ही केस में जज नहीं हो सकता। ये दुनिया का एक फंडामेंटल राइट है, दुनिया का फंडामेंटल राइट है और फिर साथ एक फंडामेंटल प्रिंसिपल भी है दैट नो वन कैन बी अ जज और एन आर्बिट्रेटर इन हिज हर और इट्स ओन केस। क्लियर है? डॉक्टर बोनम ने कहा कि जी रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस के पास मुझे फाइन करने का इख्तियार तो है, लेकिन अगर मैं फाइन पे नहीं करता तो उनके पास यह इख्तियार नहीं है कि मुझे जेल में डाल दें, क्योंकि जेल में डालने का इख्तियार सिर्फ जज के पास है। तो रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस अपने ही केस में जज बन गया और उसने खुद ही जज बन के मुझे जेल में डाल दिया। क्लियर हुआ? तो ये यूके का भी असूल है, यूके के अंदर भी यही लॉ लगता है कि नो वन कैन बी अ जज और एन आर्बिट्रेटर इन हिज हर और इट्स ओन केस।
तो जो रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस ने मुझे जेल में डाला है, ये इन्होंने उस लॉ को वायलेट किया है जो लॉ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूके में लिखा हुआ है, दैट नो वन कैन बी अ जज, नो वन कैन बी एन आर्बिट्रेटर इन हिज हर और इट्स ओन केस। तो ये जो उन्होंने काम किया है ये यूके के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, और जो चीज कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ होती है वो ऑर्डर डिसमिस होता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऊपर रहता है, इसीलिए मुझे जेल से निकाला जाए। तो रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस को ने जो फाइन किया था डॉक्टर बोनम को और जो जेल में डाला था, जस्टिस कोक ने डॉक्टर बोनम को रिहा कर दिया, और रिहा करके उन्होंने जो फैसला दिया उस फैसले के अंदर उन्होंने जो 2 लाइनें लिखी, वो 2 लाइनें लिख लीजिए, आपको केस समझ आएगा। लिखें जरा 2 लाइनें। डॉक्टर बोनम कहते हैं, व्हेन एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट an act of parliament is against common right and reason, if an act of parliament is against common right and reason or repugnant किसे कहते हैं? अनएक्सेप्टेबल को। ये है पीयूजी, रिपुग्नेंट, अनएक्सेप्टेबल और रिपुग्नेंट। ई है, ई सॉरी। When an act of parliament is against common right and reason or repugnant or impossible to be performed, or repugnant or impossible to be performed, the common law will control it. The common law will control it and adjudge such act to be void. मैं फिर आप बता रहा हूं। When an act of parliament is against common right and reason or repugnant or impossible to be performed, the common law will control it and adjudge such act to be void. क्लियर हो गया? ये हमारे पास अल्टीमेटली एक डिसीजन आ गया। डिसीजन का मतलब ये, उसमें ये आर्गुमेंट ये है, गौर से सुनिए वो क्या कहते हैं। When an act of parliament is against common right, ये common right and reason के ही खिलाफ है कि आप अपने ही केस में जज बन जाओ, और repugnant यानी ये अनएक्सेप्टेबल भी है, और impossible to be performed, ये impossible भी है कि इसको परफॉर्म किया जाए। The common law will control it, यूके के लॉ को कॉमन लॉ कहते थे, and adjudge such act to be void। ये जो पार्लियामेंट ने एक्ट पास किया है कि जनाब आप फाइन करो और जनाब उनको जेल में डाल दो, ये गलत है, राइट? ये एब्सोल्युटली नल एंड वॉइड कंसीडर किया जाएगा। वो गिव डॉक्टर बोनम, जस्टिस कोक ने डिसीजन दिया ना, जस्टिस कोक ने डिसीजन दिया, उसके डिसीजन के अंदर से ये 2 लाइनें लिखी हैं हमने, ठीक है जी। एडजज सच एक्ट, उसमें जज कर सकता है, उसमें फैसला दे सकता है, एंड एडजज सच एक्ट टू बी वॉइड, उसमें फैसला दे सकता है कि ये वॉइड है, ये डिसमिस्ड है, ये नलिफाइड है, ये जीरो है। क्लियर हो गया? तो ये पहला केस था कि जिसके अंदर कॉन्सेप्ट जो है इंप्लीमेंट हुआ एट द एंड ऑफ द डे, कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू। सो दिस वाज द फर्स्ट टाइम in the history of the world that the concept of judicial review was used in a case. That is why Justice Coke is called the father of judicial review. That is why Justice Coke is called the father of judicial review, because in the world, for the very first time, the concept of judicial review was used by any court. though किसी कोर्ट ने पहली दफा कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू को इस्तेमाल किया था, इसीलिए जस्टिस कोक को फादर ऑफ जुडिशियल रिव्यू भी कहा जाता। क्लियर है जी? यहां तक क्लियर हो गया? ये केस समझ आ गया आप लोगों को? केस समझ आ गया? ठीक हो गया जी। दूसरे केस पर चलते हैं।
हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट का केस नंबर 2 पे चलते हैं, इंटरनेशनल, फिर हम आते हैं इंशाल्लाह पाकिस्तान के ऊपर। दूसरा केस है, आप लोगों ने ये सुना होगा, अगर ऑलरेडी आपने यूएस हिस्ट्री पढ़ी हुई है या वैसे आपने कहीं सुना होगा इस केस का नाम, उसका नाम है मरबरी वर्सेस मेडिसन केस। मरबरी वर्सेस मेडिसन, बड़ा मशहूर केस है यूएस हिस्ट्री का, मरबरी वर्सेस मेडिसन केस। ये मरबरी वर्सेस मेडिसन केस जो है, ये भी जुडिशियल रिव्यू के अंदर एक बहुत बड़ा केस समझा जाता है। अब इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। 1803 का केस है जी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का केस है। चीफ जस्टिस जॉन मार्शल की अदालत है, चीफ जस्टिस जॉन मार्शल की अदालत है जी, कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का केस है। 1803 इसका ईयर है। अगर आप लोगों ने केस नहीं सुना, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये केस नाम थोड़े से ना मिलते जुलते हैं, इसीलिए स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो जाती कभी कभी इस केस के अंदर। अंडरस्टैंड करते हैं। दुनिया के अंदर अगर कोई मुल्क या चंद मुल्क ऐसे हैं जो ये क्लेम कर सकते हैं कि हमारे मुल्क में सेपरेशन ऑफ पावर एग्जिस्ट करती है, दुनिया में अगर कोई मुल्क ये क्लेम करते हैं कि हमारे मुल्क में सेपरेशन ऑफ पावर एग्जिस्ट करती है, यानी जुडिशरी की पावर, एग्जीक्यूटिव की पावर, लेजिस्लेचर की पावर फर्क है एक दूसरे के साथ, तो उन मुल्कों में से एक मुल्क यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी होगा। क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन के पहले 3 आर्टिकल अगर आप पढ़ लीजिए तो आपको पता चल जाता है कि उन्होंने बताया हुआ है कि जनाब एग्जीक्यूटिव की क्या पावर है, जुडिशरी की क्या पावर है, लेजिस्लेचर की क्या पावर है। यानी कि आपके जो मुल्क है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उस मुल्क के अंदर सेपरेशन ऑफ पावर एग्जिस्ट करती है, सेपरेशन ऑफ पावर एग्जिस्ट करती है। अब ये हमें कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया, ये कॉन्सेप्ट तो हमारे सामने क्लियर हो गया कि ये एक कॉन्सेप्ट जो है वो एग्जिस्ट करता है सेपरेशन ऑफ पावर का, क्लियर हो गया। अब इसको अंडरस्टैंड करें कि ये मरबरी वर्सेस मेडिसन केस का साथ ताल्लुक क्या है। यूएस हिस्ट्री के सेकंड प्रेसिडेंट थे, उनका नाम था जॉन एडम्स। जॉन एडम्स, द सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उन्होंने कुछ ऑर्डर्स पास किए अपने आखिरी दिनों में एज प्रेसिडेंट। कुछ जगह तो लिखा जाता है आखिरी दिनों में, बल्कि कुछ जगह तो यह भी लिखा जाता है आखिरी घंटों में। लास्ट आवर्स ऑफ हिज प्रेसिडेंसी, सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जॉन एडम्स ने कुछ ऑर्डर्स पास किए। कुछ जगह लिखा जाता है आखिरी घंटों में, कुछ जगह लिखा जाता है आखिरी दिनों में। उन ऑर्डर्स में से एक ऑर्डर यह था कि उन्होंने ये जो मरबरी भाई है ना, इनको एक जगह पे जज लगाया था, यानी मरबरी को किसी एक जगह पे जज जो है वो लगाने का ऑर्डर जो है वो जारी कर दिया उन्होंने। क्लियर हो गया। अब मरबरी को जज लगाने का ऑर्डर आ गया। जॉन एडम्स जो हैं वो सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वो जो है मौजूद थे, और सेकंड प्रेसिडेंट खत्म हो गया, उनका टेन्योर खत्म हो गया सेकंड प्रेसिडेंट का। उनकी जगह थर्ड प्रेसिडेंट आ गए, उनका नाम था थॉमस जेफरसन। केस को समझ लीजिए कि जॉन एडम्स ने कुछ ऑर्डर्स पास किए। उन ऑर्डर्स में से एक ऑर्डर था जो मरबरी को उन्होंने किसी जगह पे जज लगाया था। वो जज लगाने के बाद हुआ यह कि उनकी प्रेसिडेंसी खत्म हो गई, उनकी जगह थर्ड प्रेसिडेंट आ गए जिनका नाम था थॉमस जेफरसन। थॉमस जेफरसन के एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जिसका हमारे मुल्क में मिनिस्टर्स कहा जाता है, यूएस में मिनिस्टर्स को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहा जाता है, उनका नाम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता है। तो थॉमस जेफरसन के एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, उनका नाम था जेम्स मैडिसन। जेम्स मैडिसन। थॉमस जेफरसन ने जेम्स मैडिसन के थ्रू जो जॉन एडम्स ने जो ऑर्डर्स पास किए थे, जिनको जज लगाया था, उनमें से कुछ ऑर्डर्स उसने डिसमिस करवा दिए। वो जो ऑर्डर्स डिसमिस हुए, उनमें से जो एक ऑर्डर था ना मरबरी का, वो ऑर्डर भी डिसमिस हो गया।
यानी थॉमस जेफरसन द थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका ने जेम्स मैडिसन के जरिए जॉन एडम्स के जो ऑर्डर्स थे उनमें से कुछ ऑर्डर्स को डिसमिस करवा दिया, और जो ऑर्डर डिसमिस हुए उसमें से एक ऑर्डर वो जो उन्होंने मरबरी को जज लगाया था ना, वो ऑर्डर भी डिसमिस हो गया। उन्होंने कहा जी जज बनने के कुछ प्री रेक्विजिट्स होते हैं, ये जो मरबरी भाई है ना ये प्री रेक्विजिट्स ऑफ जज जो है ना वो पूरे नहीं करते, ठीक है जी, इसलिए हम इनको जज नहीं लगा रहे। खैर वो उनको उन्होंने हटा दिया। मरबरी ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में केस फाइल कर दिया। अब केस में क्या लिखा हुआ है गौर से सुनिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात। मरबरी कहते हैं कि यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि एग्जेक्टिव का ऑर्डर फाइनल है। एग्जेक्टिव मतलब प्रेसिडेंट का ऑर्डर फाइनल है और प्रेसिडेंट के ऑर्डर को चेंज नहीं किया जा सकता। मैं अगर अपने प्री रेक्विजिट्स ऑफ जज पूरे नहीं भी करता था तो जब जॉन एडम्स ने मेरा जज होने का ऑर्डर जारी कर दिया तो एग्जेक्टिव का ऑर्डर चेंज नहीं हो सकता। ये जो थॉमस जेफरसन ने और जेम्स मैडिसन ने मुझे जज ना रखने का ऑर्डर जारी किया है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए के कॉन्ट्राडिक्टरी है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि एग्जेक्टिव का ऑर्डर फाइनल होगा, यानी प्रेसिडेंट का ऑर्डर फाइनल होगा। तो मुझे जो उन्होंने जज लगाया था ये ऑर्डर फाइनल है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता। जो इसके खिलाफ फैसला देगा यानी इसको चेंज करेगा वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए के खिलाफ जो है वो जाएगा, और जो चीज कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ होती है सुप्रीम कोर्ट उस पर एक्शन लेकर उसको डिसमिस करवा सकती है। ये जो है केस जो है मरबरी ने जो है फाइल कर दिया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने जो है अल्टीमेटली क्या किया कि जो जेम्स मैडिसन ने जो ऑर्डर डिसमिस करवाए थे उस ऑर्डर को ही उन्होंने खत्म करवा दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यह लिखा हुआ है कि एग्जेक्टिव का ऑर्डर फाइनल है, अब वो आखिरी घंटों में हो या आखिरी दिनों में हो इट डजंट मैटर, लेकिन एग्जेक्टिव का ऑर्डर फाइनल है, आप उस ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकते क्योंकि आपका ऑर्डर कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ आ गया है, इसीलिए मैं आपके ऑर्डर को डिसमिस करता हूं। ये उन्होंने जनाब उसको डिसमिस कर दिया, उस ऑर्डर को जो जेम्स मैडिसन ने दिया था कि मरबरी को उन्होंने फारिग कर दिया था। अब इस केस का जो है वो सिग्निफिकेंस क्या है? इस केस की सिग्निफिकेंस ये है कि ये दुनिया की हिस्ट्री का पहला केस था कि जिसके अंदर किसी मुल्क की सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल रिव्यू लिया था। जो पुराना डॉक्टर बोनम का केस था, आपको याद कीजिए, वो केस सुप्रीम कोर्ट का नहीं था। वो केस किसका था? वो केस था कॉमन कोर्ट ऑफ अपील्स का। ये केस किसका है? ये केस है बाकायदा तौर पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। तो ये इस केस की सिग्निफिकेंस ये है कि ये पहली दफा किसी स्टेट की सुप्रीम कोर्ट ने इस पर डिसीजन लेकर एग्जेक्टिव के ऑर्डर को, जो नया ऑर्डर था, उसको फेल कर दिया, उसको डिसमिस कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि जी एग्जेक्टिव का ऑर्डर फाइनल है, सुप्रीम कोर्ट में लिखा हुआ एग्जेक्टिव के ऑर्डर को कोई और एग्जेक्टिव भी चेंज नहीं कर सकता। राइट? एग्जेक्टिव के ऑर्डर को कोई और एग्जेक्टिव भी चेंज नहीं कर सकता क्योंकि एग्जेक्टिव का ऑर्डर फाइनल है। इस तरह तो जब मैंने कह दिया एग्जेक्टिव का ऑर्डर फाइनल है, कोई और एग्जेक्टिव आप उसको चेंज कर दे, कोई और आके उसको चेंज कर दे, कोई और आके इसको चेंज कर दे, तो फिर कौन से एग्जेक्टिव का ऑर्डर फाइनल होगा? किस एग्जेक्टिव का ऑर्डर फाइनल तस्लीम किया जाएगा? उसका तो ऐसा कोई तरीका, इसलिए एग्जेक्टिव के ऑर्डर को चेंज नहीं किया जा सकता। ये असूल उन्होंने अल्टीमेटली बनाकर इसके ऊपर फैसला ले लिया। भी कर जाए, आंसरेबल भी ना हो और अप्लाई भी नहीं होंगे। जी बिल्कुल ऐसा ही, एग्जेक्टिव का ऑर्डर है, ये उनकी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है। क्या करें हम, उनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन, हम तो कुछ नहीं कह सकते उसको, उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है वो लिखा हुआ। क्लियर है जी? ये हमारे पास अल्टीमेटली जो केस था, इनका नाम था जस्टिस जॉन मार्शल। ठीक है जी? जी नोट करना है वर्डिक्ट के, वर्डिक्ट कहां नहीं, वर्डिक्ट पे नोट करनी, चले मैं आपको लिखवा दूं। लिखे जी, जॉन मार्शल ने वर्डिक्ट दिया, उसमें लिखे। जॉन मार्शल कहते हैं, if a law written by the legislature conflicts with the constitution, if a law written by the legislature conflicts with the constitution, the new law is null and void. The new law is null and void. Full stop. Only laws
which shall be made, only laws which shall be made in pursuance of the Constitution, only laws which shall be made in pursuance of the Constitution are to be the supreme laws of the land, are to be the supreme laws of the land. Clear हो गया जी? Only laws that shall be made in pursuance of the Constitution are to be the supreme laws of the land. ये बेसिकली कॉन्सेप्ट जो है जुडिशियल जो रिव्यू का कॉन्सेप्ट है, ये उसके अंदर जो है उन्होंने जज फैसला दे दिया जस्टिस जॉन मार्शल ने, और ये फैसला एग्जिस्ट करता है। पुराने केस की सिग्निफिकेंस डॉक्टर बोनम की क्या थी कि वो जुडिशियल रिव्यू का पहला केस था दुनिया के अंदर, और इस केस की सिग्निफिकेंस क्या है कि किसी भी स्टेट की सुप्रीम कोर्ट ने पहली दफा जो है कोई एक डिसीजन लिया था जो है किसी भी एक जुडिशियल रिव्यू के ऊपर पहली दफा किसी स्टेट ने, तो ये उसका सिग्निफिकेंस जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो ये दो केसेस जो है हमारे पास जो है वो आ जाते हैं हिस्ट्री के अंदर, जुडिशियल रिव्यू की हिस्ट्री में दुनिया में। क्लियर हो गया? आखिरी बात, मैं आपको जुडिशियल एक्टिविज्म की डेफिनेशन बताता जाऊंगा, और जुडिशियल एक्टिविज्म की डेफिनेशन नोट करने के बाद हम इंशाल्लाह इस कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करेंगे जो है वो नेक्स्ट क्लास में, कि पाकिस्तान के अंदर ये जुडिशियल एक्टिविज्म कॉन्सेप्ट क्या है और पाकिस्तान के अंदर जुडिशियल रिव्यू कॉन्सेप्ट जो है वो क्या एग्जिस्ट जो है वो करता है। अब रिव्यू तो हमें समझ आ गया, हमने दो केसेस भी पढ़ लिए इंटरनेशनल, इसकी हिस्ट्री और डेवलपमेंट भी देख ली। पाकिस्तान के अंदर हिस्ट्री डेवलपमेंट हम देखेंगे इंशाल्लाह कल की क्लास के अंदर। मैं आपको मौलवी तमीजुद्दीन खान केस पढ़ाऊंगा, आपको 200 केस समझाऊंगा कि ये केस क्या थे, आपको आसमा जिलानी केस बताऊंगा कि ये केस पाकिस्तान की हिस्ट्री में कैसे इंपॉर्टेंट केस हैं जिनके अंदर जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल रिव्यू लिया गया या होना चाहिए था या नहीं हुआ, इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले जुडिशियल एक्टिविज्म का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होती है। जुडिशियल रिव्यू में हमने पढ़ा कि अगर जो है आपके कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्ट्राडिक्टरी कोई चीज एग्जिस्ट करती है सिस्टम में, तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो उस नए पास होने वाले लॉ या नए पास होने वाले ऑर्डर को डिसमिस कर सकता है, क्योंकि वो कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होता है। ठीक है, अब आते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म के ऊपर। जुडिशियल एक्टिविज्म कॉन्सेप्ट क्या है? जुडिशियल एक्टिविज्म कॉन्सेप्ट सादी जुबान में समझ लीजिए वो ये है कि अगर जुडिशरी हाइपर एक्टिव हो जाए, अगर जुडिशरी हाइपर एक्टिव हो जाए और वो काम भी करना शुरू कर दे जो जुडिशरी के नहीं है, अगर जुडिशरी हाइपर एक्टिव हो जाए और वो काम करना शुरू कर दे जो जुडिशरी के नहीं है बल्कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के हैं, तो इसको कहते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म। जुडिशियल एक्टिविज्म का मतलब कि अगर आपकी जुडिशरी वो काम करना शुरू कर दे जो आपकी जुडिशरी के असल में नहीं थे, इनफैक्ट वो आपकी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के थे, तो इस काम को, इस कॉन्सेप्ट को जुडिशियल एक्टिविज्म कहा जाता है। पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशियल एक्टिविज्म जो है वो अंडर आर्टिकल 184 पैराग्राफ 3 ली जाती है। अंडर आर्टिकल 184 पैराग्राफ 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ये आपके पास कॉन्सेप्ट है जुडिशियल एक्टिविज्म का। जी, जस्टिस साकिब निसार साहब जो बादशाह डैम और ये इनको जुडिशियल एक्टिविज्म कहते हैं कि जब हाइपर एक्टिव हो जाए जुडिशरी और वो काम करना शुरू कर दे जो जुडिशरी के हैं ही नहीं और एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के हैं, तो इसको कहते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म। क्लियर है? डेफिनेशन लिख लीजिए, इसके बाद हम उसको रैप अप करते हैं। लिखिए जरा डेफिनेशन, लिखें। व्हेन द पार्लियामेंट एंड द एग्जीक्यूटिव ऑफ अ स्टेट, व्हेन द पार्लियामेंट and the executive of a state fail to take action on any emerging issue, fail to take action on any emerging issue, then the judiciary gets active, then the judiciary gets active to protect the interests of public, then the judiciary gets active to protect the interests of public that are provided to them, that are provided to them under the fundamental rights, under the fundamental rights
of the constitution of that state. Under the fundamental rights of the constitution of that state. क्लियर है जी? ये आपके पास कॉन्सेप्ट है, इसको आप कहते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म। फिर इसको रिवाइज कर लेते हैं। When the parliament and executive of a state fail to take action on any emerging issue, then the judiciary gets active to protect the interests of public that are provided to them under the fundamental rights of the constitution of that state. इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म। जी, सो मोटो यही है ना, आर्टिकल 184(3) को सो मोटो ही कहते हैं, ये वही है सो मोटो एक्शन। क्लियर हो गया? जुडिशियल एक्टिविज्म समझ आ गई? सादी जुबान में इसको सो मोटो कह देते हैं, राइट? या पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है इसका नंबर? 184 पैराग्राफ 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। Then the judiciary gets active to protect the interests of public that are provided to them under the constitution, under the fundamental rights of the constitution of that state. Clear हो गया जी? Thomas Jefferson stated that judicial review is elitist and undemocratic. Does this mean increased role of judges? No. इसका ये मतलब नहीं है कि इसके अंदर उन्होंने इसको ये कहा था कि फॉर एग्जाम्पल रोल ऑफ जजेस जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, ये सारा कुछ है, ऐसी कोई बात नहीं। आर्गुमेंट ये है कि प्रेसिडेंट्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और दुनिया की हर जगह के अंदर हमेशा से एग्जीक्यूटिव और जो जुडिशरी है ना, उनके दरमियान टसल रही है हमेशा से। जुडिशरी ये कहती है कि एग्जीक्यूटिव सही काम नहीं करता, इसलिए हमें करना पड़ता है क्योंकि अवाम को तो काम चाहिए। लेकिन एग्जीक्यूटिव कहता है कि जहां जुडिशरी हमारे कामों में टांग अड़ाती है, हमारे ऑर्डर्स को डिसमिस कर देती है। क्यों? वो डिसमिस करके जनाब वो जो है हमारे पावर्स को जो है वो मलाइन करती है, हमारी पावर्स को ओवरटेक करती है। ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स जो हैं हमेशा से एग्जिस्ट करते हैं दुनिया के अंदर। ये सिर्फ यूएसए में नहीं है, पाकिस्तान में भी बड़ा एग्जिस्ट किया। पाकिस्तान के अंदर भी जुडिशियल एक्टिविज्म रिव्यू पे यही मसला है कि आपकी पार्लियामेंट या आपकी एग्जीक्यूटिव कहती है कि जनाब हमारी जो जुडिशरी है वो एक्स्ट्रा पावर्स इस्तेमाल करती है। जुडिशरी कहते हैं कि जनाब आप काम नहीं करेंगे तो हमें करना पड़ेगा। तो हमेशा से ये टसल जो है वो रही है, बैलेंस ऑफ पावर के लिए दुनिया के अंदर जो एग्जिस्ट जो है वो करती रही है। तो ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा पावर एग्जिस्ट करती है जुडिशरी के पास। मैं आपको जुडिशियल एक्टिविज्म की जो है ना एग्जांपल्स यूएस हिस्ट्री में पढ़ाऊंगा कि यूएस हिस्ट्री में एक रो वर्सेस वेड केस आया था। रो वर्सेस वेड केस, आप ये पढ़िएगा, ये रो वर्सेस वेड केस क्या था यूएस हिस्ट्री में, ठीक है? और इसका मतलब ये था रो वर्सेस वेड केस के अंदर कि जो आपका राइट टू अबॉर्शन है, राइट टू अबॉर्शन, इसको फंडामेंटल राइट बना दिया था, फंडामेंटल राइट बना दिया था जजेस ने जो है वो स्टेट के लिए, फंडामेंटल राइट बना दिया था स्टेट्स के लिए इसको रो वर्सेस वेड केस के अंदर, ठीक है जी? तो ये एग्जिस्ट करता है। ये आपको इंशाल्लाह डिटेल के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि ये हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या एग्जिस्ट करता है, ये सारा हिसाब किताब। क्लियर है जी? So don't you think that there is an ongoing race between parliament, judiciary? जी है, वो है तो सही। इसी पे तो प्रॉब्लम है, इसी का तो मसला है। जुडिशरी को भी इसी का मसला, पार्लियामेंट को भी इसी का मसला, एग्जीक्यूटिव को भी। एग्जीक्यूटिव कहता है आपके पास जुडिशरी जो है वो हमारे कामों में टांग अड़ाती है। जुडिशरी कहती है कि जनाब वो जो है वो काम आप कुछ नहीं करते एग्जीक्यूटिव वाले। तो ये प्रॉब्लम जो है वो एग्जिस्ट करती है अल्टीमेटली एट द एंड। 184(3) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। नहीं, यूएस हिस्ट्री मैं नहीं पढ़ाऊंगा, यूएस हिस्ट्री यासिर फरहाद साहब पढ़ाएंगे आपको इंशाल्लाह, ठीक है जी? इंशाल्लाह जी कल की क्लास में जो है वो डिस्कस करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, पाकिस्तान को जरा समझेंगे, क्योंकि सिर्फ आइडिया हमने लिया है कि जुडिशियल एक्टिविज्म और रिव्यू क्या है, पाकिस्तान के अंदर ये कैसे आएगा, पाकिस्तान में ये क्या हुआ, हमारी हिस्ट्री क्या है जुडिशियल एक्टिविज्म रिव्यू की, करंटली हम क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान के फायदे में है, नुकसान में है, और इसको बेहतर कैसे किया जा सकता है। ये सारी की सारी चीजें हम इंशाल्लाह कल की क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच जी, अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।